Assalamualaikum. My name is Mohammed Hashim Zia, and first of all, I really welcome you all of you guys in my class. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी आप लोगों से पूछा कहाँ कहाँ से बैठे हुए हैं. मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बेतहाशा कस्बों के नाम भी है, पाकिस्तान के बेतहाशा शहरों के नाम भी है, जिसमें बलूचिस्तान के शहर से लेके इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लेके कराची, कराची के मेरे ख्याल में हर जगह से बच्चों ने बताया कि सर हम यहाँ से बैठ के आपकी अभी आवाज़ को अपनी समातों से गुजार रहे हैं, सुन रहे हैं. So first of all, start from my introduction, who I am. My name is Engineer Mohammed Hashim Zia. What I have done till now, that's a basic introduction of myself. I am a PC certified industrial engineer. I am a graduate of NED as well as I am a dropout from IBA. I was doing BBA from the IBA, but then I dropped from the IBA and I started my career from NED. उसके बाद फिर GSK चला गया. GSK क्या है भाई? आपने कभी पेनाडोल का अगर पत्ता खाया, पेनाडोल की गोली खाई होगी, शेर के निशान वाली गोली, फेब्रॉल वगैरह, इन सबको जो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, उसका नाम है GSK. सो आई वाज वर्किंग फर्स्ट इन GSK पाकिस्तान एंड देन आई मूव टुवर्ड्स GSK ग्लोबल. अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कुछ अरसा सर्व किया. उसके बाद आई थॉट कि यार मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है एंड आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टेड फुल टाइम टीचिंग कैरियर. सो या दैट्स अ वेरी बेसिक प्रोफेशनल कैरियर ऑफ माई. इसके अलावा मैंने यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा अरसा पढ़ा रहा होता हूँ. एक ज़माना था कि पाकिस्तान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाता था. अब मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं. अब मैं सिर्फ अपने यूट्यूब के ऊपर फोकस करता हूँ बिकॉज देयर वाज अ टाइम इन आवर लाइफ जब मैंने और सर बिलाल जी ने एक डिसीजन लिया था. और वो डिसीजन ये था कि भाई अब हम किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ अपने लिए काम करेंगे. देयर वाज अ टाइम व्हेन मैं भी और सर बिलाल भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए पढ़ाते थे. फिर देन हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि नहीं, अब से हमने सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है, सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के लिए वर्किंग करनी है. और फिर उस वक्त से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह एक दास्तान है, वो दास्तान दास्तानों के अंदर ही मौजूद है कि जिसके अंदर हम लोगों ने फिर अपने प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के ऊपर चले गए. सो या आई एम अ पैशनेट टीचर, आई एम अ इंजीनियर. तो मैं बच्चों की करियर काउंसलिंग भी बहुत सारी कर रहा होता हूँ. मैं बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें भी समझा रहा होता हूँ कि देखो किस तरीके से क्या चीज़ आपने करनी है, क्या नहीं करनी. आई विल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स. आई विल बी टीचिंग यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट देयर इंशाल्लाह ताला. आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए मेरे पास आते हैं, इस कोर्स के अंदर आपको हम एक एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे. किस तरीके से कोर्स फंक्शन करता है मैं उसको भी डिफाइन करूंगा. मगर मैंने पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन वाली बातें कर देता हूँ कि भाई देखो ये कुछ चंद बुनियादी बातें होती हैं कि एक उस्ताद के दरमियान में और एक स्टूडेंट के दरमियान में एक बेसिक कनेक्शन सबसे पहले होना चाहिए. मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा उन स्टूडेंट्स को बड़ा लैक किया है और मैंने हमेशा उन स्टूडेंट्स को बड़ा अजीब सा फील किया है कि वो स्टूडेंट जिनको अपने उस्तादों के बारे में पता नहीं होता कि भाई उन उस्तादों की क्वालिफिकेशन क्या है, या आपको अगर यही नहीं मालूम कि आपके टीचर आपको किस तरीके से गाइड अप कर रहे हैं, क्या वो इस लेवल के ऊपर हैं, क्या उन्होंने खुद कभी उस चीज को प्रोफेशनली फेस किया था. तो अगर आपको ये नहीं मालूम तो मेरे ख्याल में अफसोस के साथ आपको कुछ भी नहीं आइडिया. सिमिलरली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड, देखो एप्टीट्यूड के बेसिक मायने क्या होते हैं. एप्टीट्यूड कहा जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट को. अगर मैं नस्ट का टेस्ट देना चाहता हूं उसको नेट कहा जाता है, नस्ट इंजीनियरिंग टेस्ट, सही है ना. नस्ट इंजीनियरिंग टेस्ट या फिर नस्ट एंट्रेंस टेस्ट हम उसको कहते हैं. सिमिलरली आप कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हो, आप आईबीए का टेस्ट देते हो, आप एनईडी का देते हो, आप फास्ट का देते हो, आप जीआईकेआई का देते हो, आप लम्स का देते हो, आप फंक सीरीज, फंक का मतलब होता है फास्ट, यूईटी, नस्ट, जीआईकेआई. आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अपेयर होना चाहते हो उसके लिए टेस्ट होता है. यूजुअली तमाम यूनिवर्सिटीज का सिलेबस एक जैसा होता है. यूजुअली मैंने क्या कहा, तमाम यूनिवर्सिटीज का सिलेबस एक जैसा होता है. मगर ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि भाई नस्ट के अंदर मेजोरिटी बच्चा अप्लाई करता है, तो बेटा देखो नस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, नस्ट के सिलेबस के अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है या कंप्यूटर है, मैथ्स है, इंग्लिश है और साथ में आईक्यू भी है. मगर एक बच्चा अगर वहां पे जीआईकेआई के लिए अप्लाई करता है, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे एक बड़े मशहूर सदर गुजरे उनके नाम के ऊपर जीआईकेआई का इंस्टीट्यूट है सवाबी के अंदर, पाकिस्तान का बेहतरीन यूनिवर्सिटी अगेन जीआईकेआई. तो इसके टेस्ट के अंदर सिर्फ फिजिक्स होती है, मैथ्स होती है और इंग्लिश होती है. सिमिलरली अगर मैं यूईटी लाहौर की बात करूं जिसके मशहूर जमाने टेस्ट को ईकेट कहा जाता है, तो यूईटी के टेस्ट के अंदर अगेन फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर होगी, मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी. वाइल अगर मैं एनईडी के टेस्ट का जिक्र करूं तो अगेन एनईडी के टेस्ट में भी सारे सब्जेक्ट्स होंगे. मगर मगर अगर मैं फास्ट के ऊपर जाऊं, आजकल हर एक बच्चा दीवाना है फास्ट का, आजकल हर एक बच्चा दीवाना है फास्ट का. तो अगर मैं फास्ट की बात करूं तो फास्ट के टेस्ट के अंदर सिर्फ मैथ्स होती है और इंग्लिश होती है और आईक्यू का पोर्शन होता है. तो देखो आपको हमेशा एक चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा अपनी पहली क्लास से, अपनी प्रायोरिटीज को सबसे पहले फिक्स करो. अपनी प्रायोरिटीज को इस तरीके से फिक्स करो कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपने अप्लाई कहां पे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आपने अप्लाई कहां पे करना है, पहली चीज. दूसरे नंबर के
के ऊपर आपने अपने मल्टीपल ऑप्शंस को हमेशा ध्यान में रखना है। यू शुड ट्राई टू कंसीडर नंबर ऑफ ऑप्शंस। आपने हमेशा अगर नस्ट में अप्लाई करो तो कोशिश करो नस्ट के साथ एक आध यूनिवर्सिटी और में भी अप्लाई करो, कोशिश करो एनटीएस का टेस्ट भी दे दो, कोशिश करो कि भाई अगर एनईडी को अप्लाई करो तो साथ में दाऊद को भी अप्लाई करो, फास्ट को भी अप्लाई करो, आईबी को भी अप्लाई कर दो, हबीब को भी अप्लाई कर दो। कहने का मकसद ये कि यू शुड ऑलवेज कंसीडर योर मल्टीपल ऑप्शंस। अल्लाह ना करे कल को कोई एक्स वाई जी वजूहात की वजह से किसी ऑप्शन के अंदर अगर आप ऊपर नीचे होते हो तो आपके पास बैकअप एक ऑप्शन होना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को चंद बेसिक बातें जरूरी गाइड करता हूं। इसके अलावा देखो आपसे एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे एक उस्ताद का इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है वहां पे बच्चे को एक यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरी कोशिश होती है अपनी जो पहली क्लास है उसमें दो बातें बड़ी कैटेगोरिकल तरीके से बच्चों को समझाऊं। देखो जहां पे एक टीचर का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है वहां पे यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है कि भाई अगर एक यूनिवर्सिटी नस्ट है, अगर आप नस्ट के नेट वन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेट वन का सिलेबस क्या होगा, नेट वन के सब्जेक्ट्स क्या होंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हो जीआई के आई की तो खुदारा आपको सब्जेक्ट्स मालूम होने चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो फास्ट की तो आपको उसके सब्जेक्ट्स मालूम होने चाहिए, कितने टाइम पीरियड का टेस्ट होता है, आपको ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए। अगर आप अप्लाई करते हो एनईडी के अंदर तो भाई एनईडी का टेस्ट कितने टाइम पीरियड का होता है, क्या सिनेरियो होता है, ये मालूम होना चाहिए। अगर आप नर्स बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो क्या सब्जेक्ट्स आएंगे आपको मालूम होना चाहिए। यूईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या टाइम पीरियड होगा, किस तरह का टेस्ट होगा, पेपर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, एनईडी का टेस्ट कैसा होता है, आईबीए का टेस्ट कैसा होता है, दाऊद का टेस्ट कैसा होता है, आपको ये बेसिक बातों के बारे में आइडिया होना चाहिए। आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले इन्हीं चीजों को डिस्कस करने के ऊपर मूव करेंगे। आप लोगों को इस पर्टिकुलर लेक्चर की रिकॉर्डेड फाइल भी मिल जाएगी और मैं कोशिश करूंगा क्लास के अंदर जो फाइल मैं आपके सामने ओपन करके बैठा हूं मैं इसको भी आप लोगों से शेयर कर दूं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर माय इंट्रोडक्शन के भाई मेरा इंट्रोडक्शन मैंने अपना करवा दिया तो अब बेसिक चलते हैं आगे। भाई देखो एप्टीट्यूड जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एप्टीट्यूड क्या होता है क्या नहीं होता, दो बातों का आपने हमेशा ख्याल रखना है। एप्टीट्यूड इज द मिक्सचर ऑफ इंटरमीडिएट एंड द ए लेवल्स। हमेशा याद रखिएगा एप्टीट्यूड क्या चीज है। एप्टीट्यूड एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? इंटर साइड का भी ए लेवल्स का भी। कोई मसले की बात नहीं है अगर आपने ए लेवल से ग्रेजुएशन करी है, अगर आप ए लेवल्स के अंदर हो और आप अभी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में अपेयर हो रहे हो, कोई मसले की बात नहीं। अक्सर ए लेवल्स के बच्चे क्या होते हैं परेशान रहते हैं कि सर हम तो ए लेवल्स के हैं, हमने तो एफएससी की सिलेबस ही नहीं पढ़ा हुआ। भाई लेवल्स के बच्चे ज्यादा शार्प होते हैं, आपस की बात है। हाँ कुछ जगहों पे वो लैक करता है और वो लैक मैथ्स के पोर्शन में करता है, वो मेरा ही कोर्स कंटेंट है, वो मैं ही आपको सिखा रहा हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर एक वो बच्चा जो एफएससी का है वो कहां पे लैक करता है? वो लैक करता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर, वो ज्यादातर लैक करता है फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, उसको ज्यादा मसला उन कॉन्सेप्ट्स का आता है। उसकी नॉर्मली मैथ्स एक अच्छी होती है एफएससी के बच्चे की। फिर आता है हमारे पास आजकल एक नया बच्चा है जो ना 3 में है ना 13 में, उसका नाम है प्री मेडिकल का बच्चा जो कि नर्स की मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है। तो अगेन वो बच्चा भी बहुत खास है। वो बच्चा इसलिए खास है कि उसने ऑल्दो पहले मैथ्स नहीं पढ़ी हुई मगर अगेन उसने मैथ्स अभी कवर करनी है और वो कर सकता है। भाई जब बाकी बच्चे कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है। तो याद रखिएगा चंद बेसिक बातों का ख्याल। एप्टीट्यूड क्या होता है क्या नहीं होता, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा सबसे पहले हम लोग आते हैं भैया पहली यूनिवर्सिटी के ऊपर, नस्ट के ऊपर। नस्ट से बात का आगाज करेंगे। देखो जो पहले नस्ट का जिक्र करेंगे, नस्ट पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर यूनिवर्सिटी का शुमार होता है। नस्ट अपना हर साल अपना अलग टेस्ट लेती है, उस टेस्ट का नाम होता है नस्ट इंजीनियरिंग टेस्ट, सही है ना। साल में ये टेस्ट 4 दफा होता है। एक दफा ये टेस्ट होता है दिसंबर के अंदर, फिर ये टेस्ट होता है फरवरी के अंदर, फिर ये टेस्ट होता है अप्रैल के अंदर, फिर ये टेस्ट होता है जुलाई के अंदर। जो बच्चे गलती से मुझे फॉलो करते हैं वो सारी अपडेट्स वैसे भी जानते होंगे, मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज करता हूं, मैं बहुत ज्यादा इसका बार बार जिक्र करता हूं कि नस्ट के साल में 4 दफा नेट्स होते हैं। नस के जो 2 नेट्स होते हैं सिर्फ इस्लामाबाद में होते हैं। जो नस का नेट नंबर 1 होता है ये दिसंबर के अंदर है, ये इस्लामाबाद में होगा। जो नेट 3 होता है ये भी कंप्यूटर बेस्ड नेट होता है और ये भी सिर्फ इस्लामाबाद के H12 कैंपस के अंदर होता है। नस के जो बाकी 2 नेट्स होते हैं इट इज नेट नंबर 2 और नेट नंबर 4 जो कि फरवरी और जुलाई के अंदर हो रहा है कराची और बाकी शहरों के अंदर, जिसमें कराची भी शामिल होता है, कोयटा भी शामिल होता है, गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल होती है और इस्लामाबाद भी शामिल होता है। तो ये पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में भी होती है। मगर सिर्फ जो नेट नंबर 1 होता है ना बेटा ये आपके पास, और नेट नंबर 3 ये सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। पेपर बेस्ड नेट और कंप्यूटर बेस्ड नेट का सबसे खास मजा ये होता है कि इस्लामाबाद में जो नस का टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है और कंप्यूटर बेस्ड नेट का रिजल्ट विद इन 1 डे आ जाता है। यानी कि जिस दिन आप नस का टेस्ट दोगे उसके अगले दिन आपके पास कंप्यूटर बेस्ड नेट का नॉर्मली रिजल्ट आ जाता है। पेपर बेस्ड टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो नॉर्मली 1 से 2 हफ्ते के अंदर आता है। अच्छा नस के तमाम राउंड देने का फायदा क्या है? मैं हमेशा बच्चों को एक बात बताता हूं, देखो मैं भी नस का जिक्र कर रहा हूं, आगे जाके यूईटी का भी करूंगा, आगे जाके एनईडी का भी करूंगा। हमेशा याद रखिएगा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कितना कंपटीशन है उसका आइडिया इंसान को होता है वो यूनिवर्सिटी कितने टेस्ट लेती है एक साल के अंदर। देखो नस 4 दफा टेस्ट लेता है, इसका मतलब क्या है? कंपटीशन का लेवल ही एक्स्ट्रा होगा। यानी कि एनईडी अगर 2 दफा टेस्ट लेता है तो उसका मतलब वहां पे भी बेताशा कंपटीशन है। अगर कोई यूनिवर्सिटी जितने ज्यादा राउंड ले रही है उसका मतलब कंपटीशन वहां पे एक अंदाजा ये होता है कि भाई बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स
बच्चों के पास चांस होता है अपेयर होने का। तो कोई भी जो स्टूडेंट होता है ना, उसको हमेशा रिकमेंड ये किया जाता है कि वो चारों नेट दे। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो सिंध में रहता है, या एक बच्चा जो पंजाब में नहीं रहता, यानी कि उसके लिए तो बार बार नस के नेट देने के लिए इस्लामाबाद जाना मुश्किल है। बट अगर वो जा सकता है तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि बेटा देखो, अगर आप नस को टारगेट कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपने नस का टेस्ट देना है और आपको नस टीम में खाली जाना है, तो मैं आपको लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल चारों दफा नस का नेट दो जाके। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा। अगर कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि देखो ट्रैवलिंग की एक कॉस्ट होती है ना, अपने घर से पहले निकलना, फिर निकल के जाना इस्लामाबाद, रिक्शे के अंदर, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, फिर वहां जाके एक रात पहले स्टे करना किसी हॉस्टल के अंदर, फिर नस के इस्लामाबाद कैंपस में जाके आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो, फिर अगले दिन वापस आओगे, उसी दिन वापसी आओगे। इधर आप फ्लाइट से आते हो, ट्रेन से आते हो, बस से आते हो। देखो करने वाले करते हैं, याद रखिएगा, मगर हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भाई जो आप अफोर्ड कर सकते हो फिर आप उसको दे दो। नस का नेट टू सिंध के अंदर भी होता है, बलूचिस्तान में भी होता है, और केपी के साइड गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे भी होता है। तो फिर आप नेट टू नेट फोर दे दो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते नेट वन नेट थ्री देना, तो आप एटलीस्ट नेट टू नेट फोर लाजमी दो। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है, अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चन ये होता है कि सर, क्या मैं कराची की नस के अंदर अगर पेपर दूं, क्या मैं इस्लामाबाद की नस में जाकर एडमिशन ले सकता हूं? या फिर सर, अगर मैं गिलगित के अंदर जाके टेस्ट दूं नस का, तो क्या मेरा इस्लामाबाद में सिलेक्शन होगा? तो भाई बिल्कुल होगा। याद रखिएगा, आप नस के जितने भी राउंड्स देते हैं, उन तमाम राउंड्स में जो हाईएस्ट आपके मार्क्स कंसिडर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज एक बच्चा है, उसने नस का नेट वन दिया, नेट वन के अंदर उसने 140 मार्क्स स्कोर करे। नस के नेट टू उसने दिया, नस के नेट टू में उसका स्कोर आया 135 का। और उसने नस का नेट थ्री दिया, नस के नेट थ्री में उसका स्कोर आया 160 का। फॉर एग्जाम्पल, उसने नस का नेट फोर भी दिया, और नस के नेट फोर के अंदर उसका स्कोर आ गया 155 का। तो याद रखिएगा, आपने जितने भी नस के टेस्ट दिए हुए ना, इनमें से सबसे हाईएस्ट वाले आपके मार्क्स होंगे, वो आपके फाइनल के अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं। यानी कि भाई, जो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ना किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो हमेशा आप पे काउंट किए जाएंगे। यानी कि नस के जितने भी राउंड आपने दिए हैं, इन चारों में से उस साल के अंदर, उसमें जो हाईएस्ट वाले नस के मार्क्स होंगे ना, वो आपके काउंट किए जाएंगे। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। क्लियर है? अच्छा, आपके पास जो कराची के अंदर नस का टेस्ट होता है, या आपके पास पर्टिकुलरली गिलगित वाली साइड के ऊपर होता है, ये हमारे पास नस का टेस्ट होता है पेपर बेस्ड। कैसा होता है? पेपर बेस्ड। पेपर बेस्ड नेट का टेस्ट होता है। अच्छा, पहले तो ये कराची के अंदर होता था, इधर ये कराची की जो मलीर कैंट है ना, मलीर कैंट के एपीएस के अंदर होता था। मगर जाहिर सी बात है भाई, आजकल कराची के अंदर नया डीएचए बन रहा है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। कराची में एक नया डीएचए बन रहा है हाईवे की साइड के ऊपर, माशाल्लाह से। तो अब ये नस का टेस्ट वहां पे शिफ्ट हो गया है। खैर है भाई, वहां पे एक इसके पीछे पूरी एक साइंस होती है भाई, कभी मौका मिला तो डिस्कस करेंगे क्लासेस के अंदर। तो अब जो ये नस का टेस्ट होता है ना, ये होता है आजकल नया एक डीएचए बन रहा है कराची के अंदर, कराची के मजाफात के अंदर। तो अब ये नस का टेस्ट जरा वहां पे होता है, ताकि लोग जरा वहां पर आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी शॉपर्टी अच्छी होगी। नॉर्मल सी बात है ना, ये बैक साइड पे पूरी साइंस होती है भाई। अच्छा, खैर कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि भाई, कराची के अंदर नस के दो एग्जाम्स होते हैं, नेट टू और नेट फोर। इसके इसी के साथ पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी होते हैं। अब देखो जरा, नस के सिलेबस को समझते हैं, नस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं। नस का टेस्ट कैसे होगा? भाई, वो तमाम बच्चे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ना, वो तमाम के तमाम बच्चे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपके टेस्ट के अंदर क्या होगा? अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैं उसका भी आंसर कर दूंगा यहां पे। अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर, मैंने अपने इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर, जरा इस क्वेश्चन को बहुत गौर से सुनिएगा, आप अगर एनईडी का टेस्ट दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके जहनों में होगा। तो भाई, मैं एक ही यूनिवर्सिटी को सबसे पहले टारगेट करके बहुत डिटेल के अंदर कुछ चीजें बता रहा हूं, वो आगे भी बड़ी काम आएंगी। अक्सर बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर, मैंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है, मैंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है। अब अगर मैं कंप्यूटर साइड पे जाना चाहता हूं नर्स के अंदर, तो सर, क्या मेरे टेस्ट के अंदर कंप्यूटर का पोर्शन आएगा कि केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा? कितने बच्चों के जहनों में क्वेश्चन है भाई? कितने बच्चों के जहनों में क्वेश्चन होगा कि सर, मैंने इंटर या ए लेवल्स में अगर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा है, और आगे अगर मैं कंप्यूटर साइड पे जाना चाहता हूं, तो सर, मेरे टेस्ट में कंप्यूटर आएगा कि केमिस्ट्री आएगी? बेटा, हमेशा याद रखिएगा, आपका किसी भी यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है ना, वो इस बात पे नहीं होता कि आपने आगे जाके क्या पढ़ना है, बल्कि वो इस बात पे होता है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है। इस जुमले को अपनी गट्टी से मान लो, इस जुमले को ध्यान में रख लो। यानी कि देखो बेटा, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो जहां पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर आती है, तो याद रखिएगा, आपके इंटर या ए लेवल में जो चीज आपने पढ़ी थी ना, आपके टेस्ट के अंदर वही चीज आएगी। यहां पे हमारे पास कोई गेम नहीं चल रही कि अपनी मर्जी से चूज कर लो आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा था, तो बेटा आगे भी आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी केमिस्ट्री की आपको तैयारी करनी है। मेरे पास यकीन मानिए, ऐसे ऐसे कुछ लेजेंड बच्चे होते हैं, उनको जब मैं बात बता भी देता हूं ना, उसके बाद भी 1.5 महीने के बाद मेरे पास बच्चा आ रहा होता है,
सर सर वो कंप्यूटर की क्लास मुझे समझ में नहीं आ रही, मैंने इंटर ए लेवल्स में तो नहीं पढ़ी थी, अब पढ़ रहा हूं तो डिफिकल्टी होती है। और यकीन मानिए मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाता हूं। तो याद रखिएगा बेटा, अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है तो तभी एप्टीट्यूड के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। अगर इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी है तो कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। मेरे पास कल की तारीख के अंदर भी ऐसे ऐसे मैसेजेस आए थे माशाल्लाह से, सर वो केमिस्ट्री की क्लास का लिंक आया हुआ है, मैं ज्वाइन कर लूं? सर मैं तो कंप्यूटर बैकग्राउंड का हूं। अरे भाई, अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर नहीं पढ़ी तो आपके टेस्ट के अंदर कंप्यूटर का पोर्शन नहीं आएगा। आपके टेस्ट के अंदर किसका पोर्शन आएगा भाई? केमिस्ट्री का आएगा, जो आपने इंटर या ए लेवल्स में पढ़ी थी। सिमिलरली अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कुछ और चीज पढ़ी है तो वो चीज आएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई होती, मेजॉरिटी केसेस ऐसा नहीं होते, बहुत कम ऐसी तादाद होती है बच्चों की जो इंटर या ए लेवल्स में फिजिक्स का सब्जेक्ट नहीं लेते, ये स्टैट्स ले लेते हैं। तो भाई जो बच्चे स्टैट्स लेके बैठे होते हैं ना, तो उनके टेस्ट में भी स्टैट्स का पोर्शन आएगा, फिजिक्स का नहीं आएगा। ये तादाद बहुत कम होती है, मगर मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर लूं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंटर या ए लेवल्स में फिजिक्स का सब्जेक्ट नहीं लेते। अगर आप ये वाला काम करो बहुत ज्यादती कर रहे हो, क्योंकि आप मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं रहते। खाली कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एक्सेप्ट करती हैं स्टैट को एज अ कोर्स, और फिर वो आपके टेस्ट के अंदर भी स्टैट्स का पोर्शन देंगी, फिजिक्स का नहीं देंगी। तो याद रखिएगा, लबे लुबाब क्या मेरी बात का लबे लुबाब ये है कि भाई जो चीज इंटर या ए लेवल्स में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वही एप्टीट्यूड के अंदर टेस्ट होगा। अब देखो नस के अंदर आपके पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट आपको न्यूज देना चाह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी सिर्फ जस्ट 10-15 मिनट पहले की नस ने अपनी वेबसाइट को अपडेट करा है, और नस के नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 तमाम नेट्स के अंदर, चाहे आप प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, चाहे प्री मेडिकल का बच्चा है, चाहे कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, आप अगर नस्ट का इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हो, अगर आप नस्ट का इंजीनियरिंग का टेस्ट देना चाह रहे हो, तो अब से आपके पेपर के अंदर ना तो आईक्यू का पोर्शन आएगा और ना ही आपके पेपर के अंदर केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। आई वुड रियली अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब से नस्ट का टेस्ट के अंदर सिर्फ 50% मैथमेटिक्स आएगी। इसका सिंपल मतलब यह कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, अल्लाह भला करे मैथ्स का, फिजिक्स का 60 मार्क्स का पेपर होगा और इंग्लिश का 20 मार्क्स का पेपर होगा। सही है ना? यानी कि अब से नस्ट के एग्जाम के अंदर जो नस्ट का नेट इंजीनियरिंग है उसमें ना केमिस्ट्री को इंक्लूड किया जा रहा है, ना कंप्यूटर को इंक्लूड किया जा रहा है, ना आईक्यू को इंक्लूड किया जा रहा है। इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग इसमें परेशान हो रहे थे, उनके लिए मैं बता देता हूं। देखो भाई, इसी तरीके से जो अप्लाइड साइंसेस का नेट होगा उसके अंदर बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और इंग्लिश है। ये प्री मेडिकल ग्रुप वालों का जो अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई कर रहे थे। इसी तरीके से नस का जो बिजनेस सोशल साइंसेस का, नस बिजनेस स्कूल के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं वहां से भी आईक्यू के पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है। अब से उनके टेस्ट के अंदर क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आएगी, यानी कि बेसिक मैथ्स और इंग्लिश आएगी। नस्ट आर्किटेक्चर से भी आपके पास आईक्यू को देखो रिमूव कर दिया गया है। नेचुरल साइंसेस के नस्ट से के एग्जाम से भी आईक्यू को रिमूव कर दिया गया है। ऐसा मालूम होता है कि नस्ट ने अपने आईक्यू के पार्टनर से दुश्मनी ले ली है या आईक्यू से दोस्ती खराब कर दी है। अब से नस्ट का जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर आईक्यू का पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। नस्ट इंजीनियरिंग के लिए, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है नेट इंजीनियरिंग देना होता था। और नेट इंजीनियरिंग के अंदर अब से केमिस्ट्री या कंप्यूटर नहीं आएगा, ना आईक्यू आएगा, बल्कि मैथमेटिक्स आएगी, फिजिक्स आएगी और इंग्लिश आएगी। अच्छा, यहां पे अगेन अभी तक नस्ट ने डिफाइन नहीं करा कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा, तो वी कैन एज्यूम कि भाई लास्ट ईयर्स की तरह का 200 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स मैथ्स के पोर्शन के आएंगे, फिजिक्स के 30 एमसीक्यू 30% का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 30% ऑफ 200 इज बेसिकली 60 एमसीक्यूज। इसके अलावा इंग्लिश का जो पोर्शन होगा वो 20% होगा, यानी कि इंग्लिश आपके पास तकरीबन 40 एमसीक्यूज की आ रही होगी। तो इंग्लिश का वेटेज क्या हो गया भैया? ज्यादा हो गया। पहले लोग चॉइस पे छोड़ के जा रहे होते थे, अब इंग्लिश भी आपको पढ़नी है, फिजिक्स भी आपको पढ़नी है और मैथ्स पढ़नी है। एटलीस्ट आपकी ये टेंशन खत्म हो गई दो फालतू सब्जेक्ट्स की। दो फालतू सब्जेक्ट्स की अब आपको तैयारी नहीं करनी, अब आपके पास मैक्सिमम टाइम अच्छी तैयारी करने का। सिमिलरली नस बिजनेस स्कूल में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा हूं, बहुत जल्द एक नई प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूं मैं इंशाल्लाह ताला। मगर मैंने जो अभी प्लेलिस्ट डाली हुई है वो भी मोर देन इनफ है, उससे भी तैयारी कर सकते हो। तो आपके पेपर के अंदर भी देखो बेटा, आईक्यू के पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है, आपके पेपर से भी आईक्यू को रिमूव कर दिया गया है। जो बच्चे नस्ट का अप्लाइड साइंसेस का, यानी कि प्री मेडिकल का बच्चा जो अप्लाइड साइंसेस के ग्रुप में अप्लाई करता था, उस पर्टिकुलर बच्चे के ग्रुप से भी आईक्यू को रिमूव कर दिया गया है, मगर उसके ग्रुप के अंदर अभी भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश का पोर्शन आएगा। सही है ना? इसी तरीके से नस्ट आर्किटेक्चर जो था, तो वहां पे देखो डिजाइन एप्टीट्यूड आ रहा है। डिजाइन एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि भाई बेसिक आपको डिजाइनिंग साइड दी जाएगी, वो आपने कवर अप करनी होती है। डिजाइन एप्टीट्यूड पहली बार डाला गया, पहले नहीं था।
डिजाइन एप्टीट्यूड में करना क्या होता है कि भाई आपको कुछ स्ट्रक्चर दिया जाएगा, उसकी डिजाइनिंग करनी होगी, फ्री हैंड स्केचिंग करनी होगी, तो 50% पोर्शन उसका है, बाकी मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है। नस्ट नेचुरल साइंसेस के अंदर उस मैथमेटिक्स का पोर्शन है और इंग्लिश का पोर्शन है। तो भाई देख लो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ गई हैं। तो अगर जरा मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो भाई मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी लाजमी तौर पर तैयारी करें। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट का ऑप्शन है। अगर आप नस्ट इंजीनियरिंग को टारगेट कर रहे हो तो नस्ट इंजीनियरिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीक्वेंस सीरीज है, प्रोबेबिलिटी है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन है, कैलकुलस के अंदर लिमिट्स है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्लोप्स है, स्ट्रेट लाइन है, कॉनिक्स के अंदर सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स है। इन टॉपिक्स की तैयारी लाजमी तौर पे करें। हमेशा याद रखिएगा बेटा कि नेट वन के अंदर मेजॉरिटी कोर्स कंटेंट फर्स्ट ईयर का होता है, ज्यादा मेजॉरिटी कोर्स कंटेंट। तो कोशिश करें कि फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट अप करें। बाइनोमियल थ्योरम को कवर कर सकते हैं तो बिल्कुल कवर कर ले, मेरी बाइनोमियल थ्योरम की वन शॉट गिवन होंगे, उनको कवर अप कर लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन बहुत आ जाता है पेपर के अंदर, लास्ट के 3 नेट से मैं बहुत देख रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम को। आर्गुमेंट का क्वेश्चन बहुत आएगा, डाइवर्जेंट सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछा जाता है, उसको कवर अप कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे पेड बैच के अंदर एनरोल्ड हैं तो भाई हम आपकी प्रॉपर तैयारी करवा रहे हैं। आपको किसी भी किताब को फॉलो नहीं करने की नीड पड़ेगी। आपको टीपीपी जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं अपने पेड बैचेस के अंदर, टॉपिकल पास पेपर, वो पाकिस्तान की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, पाकिस्तान की जितनी अच्छी किताबें हैं, उन सबके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका विद पेड सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप सिंपल तरीके से आपकी कंप्लीट तैयारी हो रही होगी। फिजिक्स के अंदर अब देखो केमिस्ट्री या कंप्यूटर की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, फायदा हो गया ना बेटा। फिजिक्स के अंदर आप इन टॉपिक्स को पहले कवर अप कर सकते हो, टॉपिक फिजिक्स के भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। इन टॉपिक्स को कोशिश करो कि पहले यहाँ पे आप कवर अप कर लो। अच्छा, मैथ्स के लिए भाई किताबों की नीड नहीं पड़ती, मैथ्स के लिए किताबों की नीड नहीं पड़ती, किप्स की किताब मोर देन इनफ है। अदरवाइज जो मेरी किताब है जो बहुत जल्द मैं आप लोगों को अपने पेड बैच के बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उनको वो भी मोर देन इनफ है। उसमें तमाम यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स टॉपिकल सारे के सारे गिवन होंगे। इसके अलावा बेसिक मैथ्स जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा मेरी जो प्लेलिस्ट है ना उसको कवर अप कर लो, मोर देन इनफ है। मेरी नस बिजनेस स्कूल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसको कवर अप कर लो, टॉप पर क्या होगी इतनी गारंटी देता हूं आपको। एलजबरा है, वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम्स है, ट्रिगोनोमेट्री है, सेट्स है, मैट्रिसेस है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी कर लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फैक्टराइजेशन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वेक्टर्स। तो ये वो तमाम टॉपिक्स होते हैं जो कि नस बिजनेस स्कूल के अंदर आते हैं। अच्छा, अगर आप नस्ट इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो ना तो ओईटीपी की किताब इंतहाई घटिया है, पहले बता देता हूं। नस्ट इंजीनियरिंग के लिए ओईटीपी की किताब कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती। हाँ, नस्ट बिजनेस स्कूल के लिए फिर भी मैं रिकमेंड कर देता हूं, मगर अगर आप मुझसे तालीम कर रहे हो तो मैंने लेक्चर्स के अंदर जो क्वेश्चन डाल रहा होता हूं ओईटीपी के भी होते हैं। तो भाई मेरी मैथमेटिक्स की जो नस्ट बिजनेस स्कूल की प्लेलिस्ट है वो मोर देन इनफ है। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह ताला नवंबर के अंदर एक और प्लेलिस्ट का आगाज कर रहा हूं। वो प्लेलिस्ट पाकिस्तान के तमाम बड़े बिजनेस स्कूल्स के लिए होगी, डिजिटल सेट के लिए होगी, वो भी बहुत जल्द आ रही होगी। इंग्लिश के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं बेटा, ये सारे के सारे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। इसके अलावा मेरी जो आईबीए वाली इंग्लिश की सीरीज है उसको भी आप कवर अप कर सकते हैं, जो आईबीए वाली इंग्लिश की लेक्चर सीरीज है उसको भी कवर अप कर सकते हैं। मगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बायोलॉजी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है बाय द वे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब से नस्ट इंजीनियरिंग के टेस्ट के अंदर कौन कौन से पोर्शन आएगा, सिर्फ मैथ्स का आएगा, फिजिक्स का आएगा और आपके पास इंग्लिश का आएगा। यानी कि अब आपके लिए काम ज्यादा आसान है भाई, ये आपके लिए फायदे की चीज है। 2 सब्जेक्ट्स हट गए, अब मैथ्स के अंदर आएगा 100 नंबर का, 100 एमसीक्यूज आएंगे मैथ्स के। जाहिर सी बात है कुछ आसान होंगे कुछ डिफिकल्ट होंगे, मगर अगेन कोई मुश्किल बात नहीं है। फिजिक्स के अंदर 60 एमसीक्यूज आएंगे, पहले भी 60 तकरीबन आ रहे थे। इंग्लिश के अंदर कितने आएंगे बेटा, इंग्लिश के अंदर आपके 40 एमसीक्यूज आएंगे। तो इंग्लिश का वेटेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो ये न्यू अपडेट थी, अभी अभी आई है नस की वेबसाइट के ऊपर। नस की वेबसाइट पर जाके आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने ऑल्दो आपको नस की वेबसाइट दिखा भी दी स्टार्टिंग के अंदर। फिर आप चाहते हैं कि आपकी नस की तैयारी बहुत अच्छी हो तो बेटा मेरा नस का नेट 1 का बैच है, उसको ज्वाइन अप कर सकते हैं। मेरे पास नस के टॉपर सारे अवेलेबल रहे हैं। नस के नेट 4 के टॉपर अब्दुल रहमान फैसल थे, जीआईकेआई के टॉपर थे। तो इस बैच की सबसे खास बात यह है कि 7000 रुपीस फीस के अंदर ना सिर्फ आपकी नेट 1 की तैयारी होगी, नेट 2, नेट 3, नेट 4 की तैयारी भी शामिल होगी। इसके अलावा पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस बैच में शामिल होती है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए ऊपर आपके पास व्हाट्सएप का यहाँ पे पर्टिकुलरली लिंक आ रहा होगा, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, मुझसे डिटेल्स देने के लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच हाशिम जैसा। अच्छा, अब आते हैं नस के टेस्ट किस तरीके का होता है। देखो बेटा, नस के टेस्ट के अंदर हमारे पास 200 एमसीक्यूज आते हैं। नस के टेस्ट में कितने एमसीक्यूज आते हैं, 200। देखो एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नस के टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, 200 एमसीक्यूज होते हैं। और जो आपको टाइम अलाउड होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 180 मिनट का होता है। यानी कि ऑन एवरेज आपके पास 1 मिनट भी गिवन नहीं है एक एमसीक्यूज के लिए। ये ज्यादती समझ रहे हो बेटा, तभी पाकिस्तान का बेस्ट बच्चे को चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई मजाक मस्ती के अंदर जिसका मूड आया नस में जाकर एडमिशन ले ले,
ऐसा नहीं है। 180 मिनट में 200 एमसीक्यूज करने, यानी कि ऑन एवरेज 1 मिनट पे एक एमसीक्यूज भी गिवन नहीं है। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? भाई इस पेपर को सॉल्व करने की भी ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, तरीकेकार होते हैं। हमेशा पहले इजीएस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, कोशिश करी जाती है कि भाई जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन उसको स्किप किया जाए, फॉर्मूलाज बहुत आपके पक्के होने चाहिए। तो याद रखिएगा कि नस के अंदर 200 एमसीक्यूज का पेपर है और आपके पास 180 मिनट है, यानी कि 3 घंटे गिवन है। चाहे पेपर बेस्ड टेस्ट दो, चाहे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर दे रहे हो, 3 घंटे जैसे ही पूरे होंगे सॉफ्टवेयर खुद ब खुद शट डाउन हो जाएगा। पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो तो एग्जामिनर फौरन पेपर छीन लेगा, अगर आपने नहीं दिया वो फाड़ देगा, उसका कुछ नहीं जाता, वो फाड़ देगा, आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता है वो आपको, कि आप जिंदगी में दोबारा कभी नस का टेस्ट नहीं दे सकते। तो नस की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट होती है और हर यूनिवर्सिटीज की होती है। अच्छा, नस के अंदर बेटा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ। नेगेटिव मार्किंग ना होने का मतलब क्या है? पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मगर कुछ हैं जहां पे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फास्ट की बात करूं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा फास्ट की बड़ी मजे की कहानी। मेरे पास एक पॉडकास्ट चल रही थी, मैं एक पॉडकास्ट के अंदर बैठा हुआ था फास्ट के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन के साथ। लास्ट ईयर मैंने पॉडकास्ट करी थी डायरेक्टर ऑफ एडमिशन मिस्टर अब्दुल सईद साहब के साथ, सही है ना? उन्होंने बड़े मजे की मुझे एक बात बताई। वो हंसते हुए बता मुझे क्या कहते हैं, फास्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है तो अक्सर वो पेशतर बच्चे इतने तुक्के मारते हैं, इतने तुक्के मारते हैं कि हर क्वेश्चन पे तुक्का मार देते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उनका जो टोटल स्कोर होता है ना, वो नेगेटिव के अंदर जा रहा होता है, नेगेटिव का 0.2 0.5। यानी कि भाई नेगेटिव मार्किंग जहां पे होती है वहां पे तुक्के नहीं मारे जाते, याद रखिएगा। तो नस के टेस्ट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए सबसे बड़ी रिलीफ की बात है। क्योंकि बेटा तुक्के मारने का भी एक तरीकेकार होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, जो मैं आगे चल के आप लोगों को जब हम लेक्चर्स को कवर अप कर रहे होंगे वहां पे सिखाऊंगा कि भाई तुक्के भी ऐसी हवा नहीं मारे जाते, उसको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी होती है। कि भाई आप देखते हो पेपर के अंदर सबसे ज्यादा ऑप्शंस कौन से रिपीट हो रहे थे, उन ऑप्शंस के ऊपर आप ट्राई करने की कोशिश करते हो तुक्के मारने के लिए। बट अगेन ये उस वक्त मारा जाता है जब आपको पेपर के अंदर वो एमसीक्यू जहां पे आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाओ, वो एमसीक्यू जहां पे आपको बिल्कुल ही समझ में ना आ रहा हो। बट अगेन इसको हम सबसे लास्ट में समझ रहे होंगे, अभी नहीं। मगर ये चीज ध्यान में रखिएगा, नस के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा भी नस के अंदर बाकी तमाम ये फील्ड्स होती हैं, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, नस का वेटेज वगैरह अगेन ये भी आपके काम का नहीं है, बाद में इसको बैठ के देख लीजिएगा। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नस का टेस्ट का वेटेज कितना होता है। नस का टेस्ट का 75% वेटेज है। यानी कि देखो बेटा, अगर आपकी इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर आपकी इक्विवेलेंसी या इंटर की परसेंटेज आपकी थोड़ी कम भी है ना, तो याद रखिए अगर आपने टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर लिया। मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं नस के टेस्ट का अच्छा स्कोर का मतलब क्या है। यार देखो, मेरे नजदीक ना, एज अ टीचर इतने सालों से जब मैं बच्चों को देख रहा हूं, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, यार अगर आपका नस का स्कोर 150 प्लस है तो इट विल बी कंसीडर एज अ गुड स्कोर। अगर आपका 150 प्लस है, ऑल्दो 148 149 इज ऑल्सो गुड, बट अगेन 150 प्लस है तो अच्छा स्कोर है, आप यानी कि एक इंटेलिजेंट बच्चे हो, सही है ना? तो 150 प्लस स्कोर होना इज नस का गुड स्कोर। तो मगर नस के टेस्ट का वेटेज कितना है? 75%। वेटेज के देखो मायने क्या होते हैं। अगर आपकी इंटर या ए लेवल्स में थोड़ी कम भी परसेंटेज है ना, अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो आप इंशाल्लाह छक्के चौके मार सकते हो। आप नस के H12 कैंपस के अंदर बैठे होगे, सीएस के अंदर, आप यानी कि रंगीनियों के अंदर एक जन्नत के अंदर बैठे होगे, पाकिस्तान की जन्नत सिर्फ H12 कैंपस है मेरे नजदीक, क्योंकि नस का सबसे बेहतरीन कैंपस H12 कैंपस है, सही है ना? नस के ऑल्दो पूरे पाकिस्तान में 7 के करीब कैंपसेस हैं। H12 है, देन MCS है, देन रिसालपुर है, देन आपके पास यहाँ पे कोयटा वाला है, देन आपके पास कराची के अंदर है। तो नस के काफी सारे कैंपसेस हैं, मगर अगेन सबसे बेहतरीन कौन से? बाकी कैंपसेस भी अच्छे हैं, मगर अगेन नस का सबसे बेहतरीन कैंपस है H12 कैंपस, जो उनका मेन कैंपस है। याद रखिएगा 75% टेस्ट का वेटेज है। इससे एक और बात भी पता चलती है, अगर आपने अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है, बहुत सारे बच्चों का, जो पंजाब बोर्ड के मेरे शागिर्द बैठे हुए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चा पंजाब से केपीके से बैठा हुआ है, तो बेटा देखो आप लोगों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोगों को अब आप कुछ कर नहीं सकते हो रिजल्ट का। अब आप एक काम कर सकते हो, टेस्ट पे फोकस। आपने सेकंड ईयर के अंदर सिर्फ 60% रखनी है, कि एटलीस्ट 60% होगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा। मगर याद रखिएगा फर्स्ट ईयर के अंदर जितनी परसेंटेज लेकर आ गए, हर यूनिवर्सिटी के अंदर वो काउंट हो रही होगी। अगर आप अभी सेकंड ईयर के अंदर है ना, तो हर जगह पे आपकी फर्स्ट ईयर की नॉर्मली परसेंटेज काउंट हो रही होती है हर जगह के ऊपर। वाइल ऑन दी अदर हैंड, जो बच्चे अभी सिंध बोर्ड के हैं, उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो नहीं आया हुआ, तो अक्सर बच्चों का मुझसे क्वेश्चन होता है, सर देखें, अगर मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ तो क्या मैं नस्ट में अप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ ना, तो भाई एक शॉर्टकट आपको बताता हूं। आप अपनी जो है ना एक्सपेक्टेड परसेंटेज डालिए नस्ट की वेबसाइट के ऊपर। अभी वैसे 20 तारीख से नस्ट के नेट वन के एडमिशन ओपन होंगे, 20 अक्टूबर से। तो भाई आप कोशिश करिएगा कि 26 अक्टूबर तक अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो आप अपनी एक्सपेक्टेड परसेंटेज डाल दो, एक्सपेक्टेड परसेंटेज डाल दो। नस का नेट वन दे दो, कोई मसला नहीं है, नेट टू दे दो, कोई मसला नहीं है। बस जब रिजल्ट आ जाए ना बाद में, तो नेट थ्री नेट फोर से पहले अपनी परसेंटेज को वहां जाके चेंज कर दीजिएगा। आप चेंज बाद में कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता इसके अंदर। तो आप एक्सपेक्टेड परसेंटेज की बुनियाद पर टेस्ट दे सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर देखो, वो तमाम बच्चे जो भी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है ना, बेटा हर जगह पे आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट हो रही होती है यूजुअली, सही है ना? तो आपने कोशिश करनी है कि भाई ज्यादा टाइम अपने एंटी टेस्ट को दो। आपने सेकंड ईयर जो भी अपने कोचिंग वगैरह
वगैरह में पढ़ लो ना, चलाते रहो, जो ए लेवल अपने पढ़ लो साथ साथ पढ़ते रहो, उसका मसला नहीं है, मगर कोशिश करो कि भाई आप अपना अगर नस के नेट वन को नेट टू को टारगेट कर रहे हो तो ज्यादा टाइम और फोकस अपना एंटी टेस्ट को लाजमी तौर के ऊपर दो। दूसरे नंबर के ऊपर मैं अक्सर बच्चों को एक और चीज जो गाइड करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई वो तमाम बच्चे जिनका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, जो कि अब एक पूरे साल का गैप लेके नस की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा आपकी कंप्लीट इंटर की परसेंटेज काउंट होगी। अक्सर बच्चों को एक क्वेश्चन होता है मुझसे कि सर क्या हमारा भी फर्स्ट ईयर ही काउंट होगा? सर मेरा तो सेकंड ईयर हो चुका है। नहीं, अगर आपका सेकंड ईयर हो चुका है ना, तो आपका जो कंप्लीट इंटर की परसेंटेज है उसकी बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये चंद बेसिक बातें जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। अच्छा, अब देखो नस के टेस्ट के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। अच्छा, बाय द वे मैं नस के जिक्र क्यों करता हूं, देखो मैं एक चीज यहां पे बहुत कैटेगोरिकली बता देता हूं कि बेटा मैं नस पे अगर इतना टाइम दे रहा हूं ना, उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई अगर तुमने नस का सिलेबस समझ लिया, अगर तुमने नस के लिए ट्रिक्स और टिप्स को समझ लिया ना, हर यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन वही होते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल टेस्ट पाकिस्तान में नस का है, यूईटी का है, प्यास का है, एनईडी का, यानी कि एक पूरी एक साइकिल चल रही है ना, तो एक जैसी टेस्ट होते हैं। अगर आपने एक ही यूनिवर्सिटी के ऊपर सारी बातें समझ ली ना, तकरीबन आपको सारी बातें कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर हो जाएंगे। सेम गोज फॉर दी आईबीएस, सेम गोज फॉर दी जीआईके, सेम गोज फॉर दी प्यास, सेम गोज फॉर दी लम्स एंड सो ऑन। तो देखो अब नस के अगर मैं इंपॉर्टेंट चीजों की जिक्र करूं, तो बेटा देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करूंगा, ये मैंने चंद बेसिक बातें रखी हुई हैं। अगर आप नस के नेट वन को टारगेट कर रहे हो, अगर आप नस के नेट वन को टारगेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके मैथ्स का सिलेबस कवर अप हो जाए, तो नेट वन के अंदर चूंकि टाइम कम है, नेट वन अभी नवंबर के एंड से स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर के स्टार्ट से स्टार्ट है नेट वन, तो भाई एक महीने के अंदर, ये 1.5 महीने में क्या चीज पहले कवर अप कर लो। देखो इस बैच का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिल रहा है, आपकी लाइव क्लासेस तो हो रही हैं, मगर साथ साथ मैंने आपको 24/7 रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस भी दे दिया। मैंने साथ साथ आपको क्या दे दिया, 24/7 रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस। तो भाई अगर लाइव क्लासेस के अंदर मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो दूसरे टॉपिक को आप खुद से भी कवर अप कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं बेटा, हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर इस टॉपिक का एक और नाम होता है नंबर सिस्टम्स का, सही है ना। इसके टॉपिक, इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नस के पेपर्स में आते हैं, स्पेशली आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत आएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नस के लिए, सीक्वेंस एंड सीरीज आपके पास आ गया, ये बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछा जाता है हमारे पास। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेशन, परमोटेशन, ये बहुत ज्यादा पेपर के अंदर आएगा, पीसीएम, प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेशन, परमोटेशन। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछा जाता है, ट्रिगोनोमेट्री से स्पेसिफिकली डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट। अरे भाई तुम कुछ ना करो, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, आज अभी क्लास के बाद जो है ना, थोड़ी सी अगर थोड़ी सी हिम्मत करो, भाई इतनी सारी बातें अगर मैं कर रहा होता हूं, ये बच्चों को थोड़ी सी गलत दिलाने के लिए, थोड़ी सी हिम्मत दिलाने के लिए कर रहा होता हूं, तो भाई अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लो ना, तुम नस के किसी भी टेस्ट में अप्लाई कर रहे हो, एनबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, डोमेन और रेंज आज रात पढ़ के सो जाओ, डोमेन और रेंज रेंज को आज रात बैठ के याद कर लो। भाई साइन थीटा की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स की, टेंजन इनवर्स की, सेक इनवर्स की, सेक की, टेंजन की, एक जैसी है, टेबल होता है यार बेसिक सा। तो डोमेन और रेंज से हर हर नेट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। इसके अलावा कैलकुलस, देखो कैलकुलस का मतलब होता है लिमिट्स, कैलकुलस का मतलब होता है डेरिवेटिव, कैलकुलस का मतलब होता है इंटीग्रेशन। एटलीस्ट बेसिक डेरिवेटिव, बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक लिमिट्स को गो थ्रू कर लो। एटलीस्ट बेसिक वन शॉट लेक्चर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करे होंगे अपनी रिकॉर्डिंग्स के अंदर, नहीं तो मेरे यूट्यूब से भी कवर अप कर सकते हो अगेन, मगर बैच वाली चीज ज्यादा ऑथेंटिक होती है, ज्यादा डिटेल्ड होती है, वहां से कवर अप कर लो जो आसान लगता है, मगर इनको लाजमी कवर अप कर लो। लिमिट्स के अंदर ये आपके पास जो लिमिट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि भाई तुम्हारे पास फ्रैक्शन के अंदर रैशनल फंक्शन आ रहा है, उसकी लिमिट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यानी कि भाई रैशनल फंक्शन आपको गिवन है, उसकी लिमिट का कॉन्सेप्ट बहुत आता है। एप्लीकेशन ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत आता है। डेरिवेटिव के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत आ जाएगा आपके पास। इसके अलावा बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत आता है, यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत आ जाता है। इंटीग्रेशन के अंदर बेसिक इंटीग्रेशन एटलीस्ट निकालनी आनी चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन इंटीग्रेशन से बहुत आते हैं, मगर बेसिक लेवल के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन बहुत आती है, बेसिक पार्शियल फ्रैक्शन इतनी मुश्किल नहीं आएगी, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी यार। बेसिक इस तरह की ना कि बेसिक आपके पास एक आध पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जाम में बोलेगा सॉल्व करके दिखा दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, तो भाई फंक्शंस के अंदर से जो टॉपिक बहुत पेपर के अंदर आता है ना, देखो ये सिर्फ नस के लिए नहीं बता रहा, पहले बता रहा हूं, ये जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं हर यूनिवर्सिटी का सेम हिसाब है। तो मैं नस को इतना टारगेट अप करके बता रहा हूं, तो भाई इसका मतलब क्या एनईडी के अंदर भी यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे। अक्सर बच्चा मुझसे पूछता है सर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्या है, भाई ये टॉपिक्स यही इंपॉर्टेंट हर जगह के ऊपर आएंगे, रिमेंबर दिस थिंग। अगर मैं बात करूं ना आपसे नस के अंदर फंक्शन के टॉपिक की, तो फंक्शन से दो कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड के अंदर बहुत आते हैं, एक होता है इनवर्स ऑफ द फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अरे भाई कुछ करो ना करो, इसको ध्यान में बिठा लो, इनवर्स ऑफ
द फंक्शन, इनवर्स ऑफ द फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, इसको मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इसके अलावा जो एक और टॉपिक होता है, ये होता है कंपोजिट फंक्शन का टॉपिक। कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बेतहाशा आते हैं, बेतहाशा। जितनी दफा मैं इसकी तारीफ करूं ना कंपोजिट फंक्शन की, वो कम है। हर दूसरी दफा जो है ना वो बैठ के कंपोजिट फंक्शन का कोई ना कोई आपके पास जो है ना वो टॉपिक आ जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जिसके आजकल नस के अंदर हर जगह पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे थे, ये होता है कन्वर्जेंट सीरीज का और डाइवर्जेंट सीरीज का। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आएगा, ये नस का फेवरेट क्वेश्चन है, हर नेट के अंदर मुझे दिखता है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। अगर आपने मेरी नस की मैराथन देखी हो ना, और लाजमी तौर पर जो बच्चे नस के नेट वन की तैयारी कर रहे हैं मैराथन कवर करिएगा, तो आप देखोगे कि कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, कन्वर्जेंट सीरीज का क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज क्या है। एक सीरीज होगी, एग्जामिनर पूछ लेगा कन्वर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट क्या है, यानी कि इनमें से कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कौन सी सीरीज आ रही है, नन ऑफ दीज आ रही है, कैन नॉट डिटरमाइंड, ये बहुत आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं। यानी कि सिंपल आपसे स्लोप के बारे में पूछ लेगा एग्जामिनर, स्लोप की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द लाइन के अंदर आपसे पूछ लेगा लाइन की इक्वेशन निकाल के बताओ। दो लाइनें अगर पैरेलल आ रही हैं तो एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर आ रही हैं तो एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी। बेसिक शॉर्टकट्स हैं कि भाई दो लाइनें आपके पास अगर पैरेलल होती हैं तो क्या कॉन्सेप्ट है, परपेंडिकुलर तो क्या कॉन्सेप्ट है, कोइंसिडेंट है तो क्या कॉन्सेप्ट है। मेरे बड़े मशहूर तीन दोस्त हैं, वो बहुत पूछे जाते हैं। मेरे तीन दोस्तों की कहानी अगर आपने कभी मुझसे पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा। तीन दोस्तों के अंदर एक का नाम है भैया एल्टीट्यूड, एक का नाम है ऑर्थो सेंटर, एक का नाम है इन सेंटर, एक का नाम है भैया हमारे पास मीडियन। सही है ना, ये वाली कहानी बहुत आती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। कॉनिक्स बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई कॉनिक्स के मायने क्या है, कॉनिक्स के अंदर हमारे पास सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, एटलीस्ट इन टॉपिक्स को कवर अप कर लो नस के नेट वन से पहले। देखो जरूरी नहीं है कि आप डिटेल लेक्चर को मेरा बैठ के सुनो, आप हो सकता है कि भाई आपको लग रहा है कि आपको नेट वन निकालना है, आपके पास कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप इन टॉपिक्स को पहले निकाल लो। कुछ करो ना करो, वो तमाम बच्चे जो नस का नेट वन देना चाह रहे हैं, मेरी आप लोगों से इल्तमास है कि भाई अगर आपको लगता है कि मैं लाइव क्लासेस के अंदर एक अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो खुद से भी कुछ टॉपिक्स कवर अप कर लो जल्दी जल्दी। भाई उससे आप ही का फायदा है, मैंने आपको 24/7 की रिकॉर्ड लेक्चर इसलिए प्रोवाइड अप करें, तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को मैं इतना डिटेल में कहा है ना, इन टॉपिक्स को लाजमी कवर अप कर लो। तुम्हें कहीं से भी टॉपिक मिलते हैं, इनको लाजमी तौर पे कवर अप करो। कॉनिक्स पूरा का पूरा, देखो ये टॉपिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इनको कवर अप कर लोगे, मैं गारंटी देता हूं कि बेटा 140 प्लस की गारंटी मेरी तरफ से है। नेट वन के अंदर तुम 160 प्लस लेकर आ जाओगे, इतनी गारंटी है। सही है ना, पहली चीज। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता नॉर्मली टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स का काम नहीं होता मैथ्स के अंदर, मैथ्स में टेक्स्ट बुक्स का काम नहीं है। हाँ, मैं आपको इसमें क्या प्रोवाइड करूंगा मैं बताता हूं। किप्स की जो फंक सीरीज है, क्यू सीरीज है, ये सारी बेकार है, मैं आपको इसके बदले में टीपीपीस प्रोवाइड करूंगा। टीपीपीस का मतलब क्या है, ये किप्स से फॉर्म हुई है, पाकिस्तान के जितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं मैंने उसको लेके बनाई हुई है, जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं मैंने उनसे बनाई हुई है, नस के पास पेपर्स के ऊपर मैंने टीपीपीस को डिजाइन किया हुआ है, टॉपिकल पास पेपर्स। ये मैं आपको साथ साथ जैसे चैप्टर कवर करवाता जाऊंगा, साथ साथ प्रोवाइड अप करता जाऊंगा विद सॉल्यूशन। इसमें आपको हर किस्म के क्वेश्चन, इसमें किप्स वैसी आपकी कवर हो जाएगी, पहले बता रहा हूं। ये आपकी जो किप्स की फंक सीरीज है ना, आपको अलग से परचेज करने की नीड नहीं है, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको वैसे मेरे टीपीपीस के अंदर मिल जाएगा। जितनी और किताबें होती हैं वो सबका सॉल्यूशन आपको वैसे मेरे पास से मिल जाएगा। तो मेरी कोशिश होती है कि भाई अब जो भी मेरी क्लास हो, जो भी मेरा लेक्चर हो, उसके बाद मैं बच्चों को टीपीपी सॉल्व करने के लिए प्रोवाइड कर दूं। सही है ना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पास्ट एमसीक्यूज। पास्ट एमसीक्यूज का मतलब क्या है कि यार देखो, आप किसी भी एक किताब को उठा के सॉल्व करो, ये नहीं कि यार आपने आधा टीटर आधा बटेर, आपने एक किप्स की किताब उठाई हुई है, एक स्टेप्स की किताब उठाई हुई है, एक पंजाब बोर्ड की किताब उठाई हुई है, एक सिंध बोर्ड की किताब उठाई हुई है, एक बलूचिस्तान बोर्ड की किताब उठाई हुई है, एक आपने अनीस की किताब उठाई हुई है, एक आपने डोगरी की किताब उठाई हुई है। नहीं, किसी भी एक किताब को उठाओ, उसको बैठ के सॉल्व करो। अक्सर बच्चे जो मात खाते हैं ना, गलती करते हैं पेपर्स, क्या करते हैं एप्टीट्यूड के अंदर, भाई बच्चा आधा तीतर आधा बटेर बन रहा होता है। भाई तुमने 10,000 किताबों से नहीं पढ़ना, भाई किसी भी एक किताब को उठा लो, उस किताब को सॉल्व करो। मेरे टीपीपी को अगर उठा रहे हो तो उसको बैठ के तरीके से सॉल्व कर लो। सही है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको क्लासेस के अंदर मिलेगा वो डाउट टीचर्स का मिलेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप अपने ग्रुप्स के ऊपर पूछ सकते हैं। डाउट टीचर आपको टिपिकली विद इन 2 to 3 आवर्स से पहले पहले रिप्लाई बैक कर रहे होते हैं। सही है ना। मगर ये बस जहन में रखिए कि रात के 3 बजे आप उन्हें मैसेज ना करें, तो रात के 3 बजे ग्रुप पे अगर मैसेज डालेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको पे अगले दिन ही मिल रहा होगा। तो पॉइंट इज दैट कि डाउट टीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप उनसे पर्टिकुलरली अपना सिनेरियो डिस्कस कर सकते हैं, उनसे आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज को, कि भाई ग्रुप के ऊपर आपको लेट सपोज किसी को क्वेश्चन आता है और अगर दूसरे ने क्वेश्चन पूछे तो लाजमी तौर पर दूसरे को बता दे, भाई मैं इसको भी रिकमेंड अप कर रहा हूं, तो इससे भाई आपकी भी तैयारी होगी, अगले की भी तैयारी होगी। अदरवाइज डाउट टीचर आर देयर फॉर योर हेल्प, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, फिजिक्स का यार, केमिस्ट्री का मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा वो टॉपिक नहीं है, वो आपको उन्हीं के रेलिवेंट टीचर्स बताएंगे। मगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो मैं जो है ना ऑलराउंडर हूँ, सिंस आई एम इंजीनियर, तो भाई मैं टिपिकल कोई बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स करने के बाद टीचर नहीं बना, मुझे शौक है इसलिए मैं बना। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अरसे तक मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाई, मुझे शौक था केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा है मुझे तो इनफैक्ट। मगर मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई इनके इनसे रेलिवेंट टीचर से पूछो, बेहतर है।
इनके रेलिवेंट टीचर्स आपको गाइड करेंगे, सर बिलाल जिया हो गए, या केमिस्ट्री के सर साद विकार हो गए, या कंप्यूटर के सर ताहिर हो गए, या आपको गाइड अप करेंगे। मगर मैंने यहाँ पे खैर लिख दी है कि इंपॉर्टेंट बातें भी याद रखिएगा। देखो, अपने टाइम को आपने हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर करना है कि आप उसमें इंटेलिजेंटली मूव के ऊपर जाओ। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर पूरा पूरा दिन जाया करने, केमिस्ट्री की क्लास में पूरा पूरा दिन जाया करने, नहीं। देखो, अपने पोर्शंस को हमेशा ब्रेक डाउन करो। आपके नर्स के टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन कितना आ रहा है उतना ही पढ़ो। 30 MCQs का आ रहा है, कंप्यूटर का कितना आ रहा है, 40 का आ रहा है। वैसे बाय द वे कुछ अरसे में आप देखोगे मैं आपको कंप्यूटर की मैराथन भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। केमिस्ट्री के सर भी आपको मैराथन अपनी प्रोवाइड अप कर रहे होंगे पास्ट पेपर बेस्ड, तो वो भी बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो मैंने यहाँ पे देखो स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, उन स्टेप्स को हमेशा फॉलो अप करो। कि भाई आप ओईटीपी की किताब को फॉलो कर सकते हो। ओईटीपी आपको मेरे स्टडी मटेरियल डायरी में सारी मिल जाएगी, सही है ना। और आपको कभी भी कोई एमडी कैट की किताब की फॉलो करने की नीड नहीं है, बहुत तेज की किताब को आप नॉर्मल ओईटीपी को कवर अप करो, टाइम अगर कम है आपके पास तो। अच्छा, बिजनेस स्कूल के अंदर सारी की सारी बिजनेस स्कूल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। बिजनेस स्कूल का जो टेस्ट होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन कौन से होते हैं, सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, सही है ना। ये सारी की बेसिक चीजें हैं। अगेन मैंने ओईटीपी का रेफरेंस मैं बिजनेस बच्चों को लाजमी तौर पे देता हूँ। इंजीनियरिंग के लिए ओईटीपी बेकार है, इंजीनियरिंग की मैथ्स के लिए ओईटीपी बेकार है, याद रखिएगा। उसमें बहुत कम क्वेश्चंस हैं मेरे पास। मेरे जो शेल्फ होता है ना बेटा, उसमें पाकिस्तान की हर किताब अवेलेबल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे कोर्स के रिलेटेड किताब है। तो मैं कभी बच्चों को रिकमेंड नहीं करता इंजीनियरिंग के लिए ओईटीपी। यार अभी आप देखोगे इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे के अंदर मैं आपसे एक किताब शेयर करूंगा, वो किताब मैं अपनी बनवा रहा हूँ आजकल। उस किताब के अंदर सबसे खास बात यह कि हर इंस्टीट्यूट का मैंने एमसीक्यू डाले हुए हैं, हर यूनिवर्सिटी के मैंने पास पेपर्स में घोल के डाल दिए, सही है ना। सबसे बेहतरीन किताब है, विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा अपने जितने भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन तमाम बच्चों को। उसमें मैंने ओईटीपी भी डाली हुई है। आप यकीन मानिए ओईटीपी के अंदर हर चैप्टर के खाली 10-10 एमसीक्यूज हैं। वो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। कोशिश करो एटलीस्ट चैप्टर के इतने तो एमसीक्यू सॉल्व करो कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो ओईटीपी इंजीनियरिंग के बच्चे के लिए रिकमेंडेड नहीं है। बिजनेस अगर आप एनबीएस के लिए अप्लाई करो तो ओईटीपी सही है वहां पे। इंजीनियरिंग के बच्चे के लिए किप्स की किताब अच्छी है। ओईटीपी इंजीनियरिंग का लेवल बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। वाइल आपके पास किप्स का लेवल फिर भी सही है, मैं उसको फिर भी रिकमेंड करता हूं। अब देखोगे टीपीपी के अंदर मैंने किप्स को बिल्कुल तरीके सॉल्व अप करवाया हुआ वहां पे, सारी की सारी। सिमिलरली बिजनेस के बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा, इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो ईकेट की इंग्लिश के होंगे, भाई इंग्लिश की आप लोगों की इंट्रोडक्शन क्लास हो जाएगी सैटरडे वाले दिन, या पता नहीं आपकी हो चुकी होगी, आपको एडमिट टीम गाइड अप कर रही होगी। और वो तमाम बच्चे जो नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं या आईबीए के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उनकी इंग्लिश की क्लास एक अलग से भी होती है, तो वो आपको एडमिन टीम गाइड अप कर रही होगी, जो भी गाइड अप कर रही होगी। मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों को तो शेयर कर दूंगा, उसको आप आराम से बाद में बैठ के देख सकते हैं। इसमें सारी मंजन कहानी, ये बेटा बड़ी रातों की मेरी मेहनत है, ये ऐसी मजाक मस्ती में नहीं बन जाती, ये बड़ी मेरी रातों की मेहनत है। इसमें सारी बातें की मैंने लिखी हुई है। सेट क्या होता है, डिजिटल सेट क्या होता है, ब्ला 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 ब्ला, इसमें ईच एंड एवरीथिंग रिटन देयर। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी अनदर क्वेश्चन। अब हमारे पास इत्तेफाक से आईबीए आ गया। अगेन आईबीए पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार होता है। बेतहाशा बच्चा गिलगित से, पंजाब से, हर सूबे से, पंजाब के पर्टिकुलरली हर कस्बे से, बलूचिस्तान के कस्बे से, केपीके से अप्लाई करता है आईबीए के लिए। तो मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा आईबीए को आप ज्वाइन अप करें। अगर आप आईबीए की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लाजमी तौर के ऊपर आईबीए का टेस्ट भी दीजिए। आईबीए के अंदर दो तरह की स्ट्रीम्स हैं, बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की स्ट्रीम है, एक आपके पास सीएस की स्ट्रीम है। आईबीए का टेस्ट क्या होता है भाई, आईबीए के टेस्ट के अंदर सिर्फ दो पोर्शन आते हैं। आईबीए के टेस्ट के अंदर सिर्फ मैथ्स आती है और इंग्लिश आती है। अच्छा, आईबी के टेस्ट के अंदर जो मैथ्स आती है ना, इट्स क्वाइट टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स दी बेसिक मैथ्स, बिजनेस मैथ्स। बिजनेस मैथ्स के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं आपके पास, फ्रैक्शंस होते हैं आपके पास, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जिस तरह फास्ट की बेसिक मैथ्स होती है बिल्कुल वैसी आईबी की होती है, बट ये बेसिक मैथ्स नहीं है। इसका मतलब है बेसिक मैथ्स। इसके अंदर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं, बेसिक तरह की चीजें आती हैं। सारी चीजें हम लोग कवर अप भी कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को तमाम वो कंटेंट कवर अप भी करवा रहा हूँ। इसके अलावा एक और टीचर भी हमारे पास होंगे जो कि आपको बेसिक मैथ्स की तैयारी कवर अप करवा रहे होंगे। जो बच्चे आईबी की बीबी के लिए अगर कोई होगा तो ये बात मैंने उसको बताई भी होगी। सेकंड नंबर के ऊपर जो आईबी की सीएस की मैथ्स होती है, इंजीनियरिंग की मैथ्स होती है। आईबी का जो सीएस का टेस्ट होता है इसके अंदर भी हमारे पास मैथ्स और इंग्लिश आती है। मगर अगेन आईबी की मैथ्स जो होती है इंजीनियरिंग की, उसके अंदर हमारे पास वही सारी कॉन्सेप्ट जो नस के अंदर आते हैं, डेरिवेटिव भी है, इंटीग्रेशन भी है, लिमिट्स भी है। इसमें आपके पास बिजनेस मैथ्स भी होती है सीएस के अंदर, और इंजीनियरिंग की मैथ्स भी होती है। दोनों तरह की चीजें होती हैं। आईबी के दो तरह के टेस्ट होते हैं भाई। आईबी का राउंड 1 फरवरी के अंदर होता है, राउंड 2 आपके पास जुलाई मिड के अंदर होता है। बेसिक सारी बातें भाई मैंने लिख के भी दी हुई है, सही है ना। अच्छा, यूजुअली आपके पास टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं भाई, मैथ्स के अंदर आपके पास 40 टू 50 एमसीक्यूज होते हैं, और इंग्लिश के अंदर भी अगेन 45 टू 50 आपके पास क्वेश्चन होते हैं। ये आईबी के मूड पे डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन आपको दे रहा है, सही है ना। आईबी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जिस जमाने में मैंने शायद कभी तैयारी करी थी उस जमाने में नेगेटिव मार्किंग होती थी, अब आईबी के टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपके पास अच्छी बात है ये। अच्छा, इसी तरीके से देन कम्स दी, हमारे पास आता है क्या चीज आती है हमारे पास, हमारे पास इंपॉर्टेंट फास्ट आता है। अगेन पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, हर बच्चे के हर दीवाने का ख्वाब,
फास्ट का टेस्ट देंगे सर। भाई देखो, मैं तमाम बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, फास्ट को अगर टारगेट कर रहे हो तो साथ साथ एनटीएस का टेस्ट भी लाजमी तौर पे दो। मैं भी एनटीएस पे आगे चल के आऊंगा, बट फिलहाल फास्ट के ऊपर फोकस करते हैं। भाई फास्ट का टेस्ट साल में एक ही दफा होता है, बहुत मारा मारी होती है, साल में सिर्फ एक ही दफा ये टेस्ट होगा। और ये टेस्ट होता है जुलाई के अंदर। ये फास्ट का टेस्ट कब होता है? जुलाई के अंदर होता है। और फास्ट के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। फास्ट के टेस्ट के अंदर पोर्शन क्या है देखो, फास्ट के टेस्ट के अंदर आपके पास 120 एमसीक्यूज होते हैं बेटा। कितने एमसीक्यूज होते हैं? 120। फास्ट ने कभी इसको पब्लिकली अनाउंस नहीं करा हुआ, क्योंकि फास्ट हमेशा परसेंटेजेस के ऊपर बात कर रहा होता है कि भाई इंग्लिश का 10% होगा, एनालिटिकल आईक्यू का 20 होगा, बेसिक मैथ्स का 10 होगा, एडवांस मैथ्स का 40 होगा, बेसिक का 30 होगा। अच्छा, ये पुराना लिखा हुआ है, ये पुराना लिखा हुआ है, इसको फॉलो नहीं करना। ये वाली चीज खत्म हो चुकी है, ये मैंने लास्ट टाइम लिखी थी मैंने। फास्ट का जो सीएस की जितनी भी स्ट्रीम्स आ रही हैं, उन सबका टेस्ट पोर्शन क्या है? एडवांस मैथ्स का पोर्शन 50% आ रहा है, बेसिक मैथ्स का पोर्शन 20% आ रहा है, इंग्लिश का पोर्शन आपके पास 10% आ रहा है, एनालिटिकल स्किल और आईक्यू का पोर्शन 20% आपके पास आ रहा है। तो भाई फास्ट के टेस्ट के अंदर देखो तरीकेकार क्या है, फास्ट का टेस्ट किस तरीके से पूछा जाता है, क्या लॉजिक होती है फास्ट के टेस्ट के अंदर। 50 एमसीक्यूज होते हैं इस टॉपिक के, सही है ना? अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास आता है बेसिक मैथ्स का पोर्शन। बेसिक मैथ्स के पोर्शन में तकरीबन 30 एमसीक्यूज होते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास आता है आईक्यू का पोर्शन। आईक्यू में तकरीबन तकरीबन हमारे पास कितने बन गए? 50 और 3 8 बन गए ना। तकरीबन तकरीबन ये आपके पास होता है 30 एमसीक्यूज का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है ना? और फिर हमारे पास आता है, अल्लाह भला करे, कौन सा? इंग्लिश का पोर्शन। इसमें होते हैं हमारे पास तकरीबन 10 एमसीक्यूज, सही है? अच्छा, फास्ट के टेस्ट में जो नेगेटिव मार्किंग होती है डिपेंड करती है इनके परसेंटेजेस के ऊपर, कितनी परसेंटेज का क्या चीज आ रही है। तो भाई याद रखिएगा, एडवांस मैथ्स 50% आ रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। नेगेटिव मार्किंग 50 एमसीक्यूज आ रहे हैं एडवांस मैथ्स के। इसका मतलब क्या है? टोटल 120 एमसीक्यूज का पेपर है आपका, टोटल 120 एमसीक्यूज का पेपर है, सही है ना? इसमें से एडवांस मैथ्स के 50 एमसीक्यूज आ रहे हैं, तकरीबन 50 एमसीक्यूज आ रहे हैं, सही है ना? उसके बाद बेसिक मैथ्स से कितने एमसीक्यूज होते हैं? 30। बेसिक मैथ्स के अंदर आपके पास बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, एज प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। भाई ए फादर की एज इतनी है, 2 साल के बाद सन की एज क्या होगी? या बेसिक मीन मॉड मीडियन के क्वेश्चन आ जाएंगे कि भैया लेट सपोज 3 नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बेसिक आपके पास अलजेब्रा के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो बेसिक मैथ्स का पोर्शन होता है। फिर आईक्यू का होता है, फिर इंग्लिश का होता है। याद रखिएगा, जो नेगेटिव मार्किंग होती है फास्ट के टेस्ट के अंदर, वो यूनिफॉर्मिटी परफॉर्म नहीं करती। यानी कि देखो बेटा, आपके पास अगर एडवांस मैथ्स का पोर्शन 50% आ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा अगर आप एमसीक्यूज गलत करोगे ना, तो एडवांस मैथ्स में गलत करने के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान होगा, फिर बेसिक मैथ्स पे होगा, फिर आईक्यू पे होगा। इंग्लिश के ऊपर सबसे कम नुकसान होगा, क्योंकि उसके एमसीक्यूज की तादाद भी क्या है? कम है, उसका पेपर में वेटेज भी कम है, तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग वहां पे क्या होती है? कम होती है। एक जनरल क्राइटेरिया बच्चों को बताने के लिए कह देते हैं कि यार गलत आंसर करने पे नेगेटिव का 0.25 होगा, मगर इसके अलावा भी चीजें यहाँ पे डिपेंड कर रही होती हैं, सही है ना? अच्छा, याद रखिएगा, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड होती है, वहां पे कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता तुक्के मारने को। ये सारी बातें हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, मगर एक चीज बस अपने जहन में रखिएगा कि फास्ट का टेस्ट हर साल डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो फास्ट के लिए तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। हम आपके मल्टीपल टेस्ट भी ले रहे होंगे, आपके ग्रैंड टेस्ट भी ले रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो फास्ट का जो टेस्ट है ना बेटा, ये नॉर्मली होता है जुलाई के अंदर, एक ही टेस्ट होता है साल के अंदर। मगर ये एक अच्छी बात है कि आप एनटीएस का एग्जाम दे सकते हो, और एनटीएस का जो एग्जाम होता है, इसको मैं आगे चल के भी डिफाइन भी करूंगा, मैंने कहीं यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। हाँ, ये देखो ना, ये आ गया एनटीएस। देखो भाई, एनटीएस क्या होता है? पाकिस्तान की 32 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज एनटीएस को एक्सेप्ट करती हैं। एनटीएस के मायने होती है नेशनल टेस्टिंग सर्विस, और ये एक यूनिफॉर्म टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अंदर आपके पास कई तरह के टाइप्स होती हैं, यानी कि भाई नेट आईई का टेस्ट होता है, नेट आईएम का टेस्ट होता है, नेट आईसीएस का टेस्ट होता है, नेट आईए वालों का टेस्ट होता है, नेट कॉमर्स बैकग्राउंड का होता है, नेट आपके पास जनरल साइंस बैकग्राउंड का होता है। तो जो बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड का होता है, वो कौन सा टेस्ट देगा? नेट आईएम का टेस्ट देगा। जो बच्चा जिसने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, वो नेट इंजीनियरिंग का टेस्ट देता है। और जिस बच्चे का इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है, वो नेट आईजी का टेस्ट देता है, जनरल साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड को जनरल साइंस बैकग्राउंड भी कहा जाता है। अब देखो, ये हर महीने होता है, एनटीएस का जो टेस्ट होता है ना बेटा, ये हर महीने होता है, हर महीने। और इसकी मासूम सी फीस है 1500 रुपए। एक जमाना था इसकी फीस 800 रुपए थी। तो मैं तो अक्सर बच्चों से कहता था कि भाई, तुम एक टाइम का जितने का बर्गर खाते हो ना अच्छी जगह का, उतने का ये टेस्ट है। और अभी भी यार 1500 रुपए, चलो यार मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि पाकिस्तान में हर इंसान के हालात एक जैसे नहीं होते। आई एम नॉट अ रिजिड पर्सन, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बोले कि नहीं हर एक के लिए 1500 रुपए निकालना आसान है। नहीं, मुझे मालूम है इस मुल्क में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके लिए 1500 निकालना मुश्किल है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को। मगर मैं अगेन एक चीज कहूंगा कि फिर भी निस्बतन ईजी है एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज। जैसे अगर मैं आईबीए के टेस्ट की फीस बात करूं, तो आईबीए का साल में 2 दफा टेस्ट होता है। आईबीए के सिर्फ टेस्ट की फीस 10,000 रुपए है। आईबीए के सिर्फ टेस्ट की फीस 10,000 रुपए है। पास करो या फेल करो,
है, टेस्ट नहीं भी दोगे तब भी पैसे देने पड़ते हैं भाई। मेरे पास अक्सर कभी कभार बच्चों का मैसेज आता है, सर सर वो मैंने टेस्ट नहीं दिया था फलानी यूनिवर्सिटी का, मुझे पैसे रिटर्न हो जाएंगे। बेटा पैसे वैसे कोई रिटर्न नहीं होते दुनिया के अंदर कहीं पे भी। इस जगह से बाहर आ जाओ। आप किसी यूनिवर्सिटी का अगर फीस भरते हो तो ये समझते हो कि पैसे रिटर्न होंगे, पैसे कहीं रिटर्न नहीं होते भाई। सही है ना? तो एनटीएस का जो टेस्ट होता है ना 1500 रुपए का होता है, सही है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ हर महीने होता है, तो आप लाजमी तौर पर एनटीएस दो। एनटीएस के अंदर चार तरह के पोर्शन होते हैं। एक होता है इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के पोर्शन में सेंटेंस कंपटीशन है, स्टोनियम है, एंटोनियम है, एनालॉगी है, कॉम्प्रिहेंशन है। इन सबकी तैयारी हम आपको करवाएंगे, सही है ना? तो आपकी एनटीएस की तैयारी भी कवर अप होगी, एनटीएस का आपको इसी बैच में पढ़ाया जा रहा होगा। फिर आता है एनालिटिकल रीजनिंग का। अगर आपने मुझे यूट्यूब पे फॉलो अप करते हो, मैंने अभी एनालिटिकल रीजनिंग का एक डिटेल लेक्चर डाला था। इसके अलावा मैं आने वाले दिनों में मजीद भी डालूंगा। तो मैं एनटीएस को लाजमी रिकमेंड करता हूँ हर बच्चे से। यार आप कराची में रहते हो, आप शिकारपुर में रहते हो, आप बेनजीराबाद में रहते हो, आप सखर में रहते हो, आप भूरेवाला में रहते हो, आप केपीके में रहते हो, मेरे प्यारे बेटे एनटीएस लाजमी तौर पर दो खुदारा। इससे फायदा क्या होगा देखो, इससे दो फायदे हैं। अगर आपने ऑल दो फास्ट में नहीं जाना, मगर यार आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होगा। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती है एनटीएस को। ये मैंने भी कम नंबर डाले, ये भाई मैंने बड़ी मेहनत से फाइल तैयार करी है, मजाक मस्ती की फाइल नहीं है, ये बड़ी मेहनत से फाइल तैयार करी हुई है मैंने, सही है ना? कोई वर्किंग कर रहा हो तो वेबसाइट पे बैठ के। 32 यूनिवर्सिटीज का मतलब ये कि तुम्हारा अगर एनटीएस में अच्छा स्कोर आ गया, तो लेट सपोज अगर तुमने फास्ट नहीं भी ली, तो भाई एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट से इस्लामाबाद की, वो एक्सेप्ट करती है एनटीएस को। इसके अलावा तुम्हारे पास और सर सैयद है, बहरिया है, ये सारी भी एक्सेप्ट करती है। ऑल्दो टायर 2 है बहुत सारी, मगर अगेन तुम्हारे पास एक बैकअप तो होगा यार कम से कम। मुझे मालूम है यार, मैं कभी नहीं चाहूंगा तुम सर सैयद में जाओ, मेरी तो ख्वाहिश है तुम नस के अंदर जाओ बेटा, मेरी तो ख्वाहिश है तुम टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, मगर एटलीस्ट तुम्हारे पास एक बैकअप तो होना चाहिए। एक फायदा तो देखो ये तो एक नॉर्मल फायदा है। दूसरा फायदा एनटीएस देने का ये होगा कि देखो जब आप एक एक्चुअल एग्जामिनेशन माहौल में बैठते हो ना, देखो सारी मजाक मस्ती अपनी जगह के ऊपर, आप घर पे बैठ के टेस्ट दे लो, उसका कोई मजाक नहीं होता ना, उसका कोई नुकसान नहीं होता। घर पे बैठ कर तुम टेस्ट दे रहे हो, आपकी वालदा आके कहती है बेटा हाशिम जरा 2.5 किलो की दही ला देना भाई, मैं अपनी क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, मेरी वालदा आके मुझसे कहती है भाई सब्जी लेकर आ जाओ, या मेरा कोई बंदा आके मुझे डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दे। नॉर्मल सी बात है भाई, हम पाकिस्तानी माशरे में नॉर्मल चीज है ना बेटा, अलग तो रहते नहीं हो, आप घर पे रहते हो। कोई शाजुर नादिर बच्चा होगा जो किसी हॉस्टल में बैठा होगा, नॉर्मली तो ये होता है ना, आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आपकी वालदा आ गई, आपकी बहन आ गई, ऑल्दो ये नेमत है उनका आना, मैं मानता हूं, मगर आपको एक यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती, आपको एक सीरियसनेस नहीं मिलती। तो मेरा आपको मशवरा ये होता है कि भाई एनटीएस एटलीस्ट हर 2 महीने के बाद दे दो, हर 2 महीने के बाद कोशिश करो दे दो। इससे फायदा क्या होगा, आपको एक एग्जामिनेशन माहौल मिलेगा कि भाई किस माहौल में टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, कुछ प्रेशर प्रेशर को फील करोगे। याद रखिएगा एप्टीट्यूड दुनिया में सिर्फ दो चीजों का नाम है, प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स, पहली चीज प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स, दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट टैक्टिक्स। एप्टीट्यूड को कहीं पे लिख लो अपने पास, कुछ कॉपी किताब के ऊपर कहीं पे लिख लो। एप्टीट्यूड सिर्फ दो चीजों का नाम है, एक नाम है प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स पीएचटी, दूसरा नाम है टाइम हैंडलिंग टैक्टिक्स। जिस बच्चे को इस चीज में मास्टर होना आ गया ना, वो दुनिया में हर काम कर सकता है। अगर तुम्हें प्रेशर हैंडल होना आ गया ना, अक्सर बच्चे क्या शिकवा करते हैं, सर पेपर आता था, नस का पूरा टेस्ट आता था, मगर नस के टेस्ट में फेल हो गया सर, वो वहां पे सॉल्व नहीं कर सका सर, फास्ट का टेस्ट आता था सर, आता था सर, यकीन मानिए सर, पूरा काम आता था, उनके अम्मा अब्बा की कॉलेज आ रही होती है, सर सर बच्चे को पूरा टेस्ट आता था, मगर पेपर में परफॉर्म नहीं कर सका। आपको पता है उसके पीछे रीजन क्या होती है? उसके पीछे दो फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर्स, और एप्टीट्यूड नाम ही इस चीज का है, प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स एंड टाइम मैनेजमेंट टैक्टिक, टीएमटी, टाइम मैनेजमेंट टैक्टिक। तो भाई अगर तुमने इन दोनों चीजों में मास्टर होना है, तो उसका तरीकेकार क्या है? एक पहली तरीकेकार प्रैक्टिस करना है, दूसरा तरीकेकार टेस्टों को देना है। अब देखो अगर तुम किसी भी जगह पे टेस्ट दे रहे हो, तो मेरे पास भी अगर टेस्ट दे रहे हो, मगर जाहिर सी बात है एट द एंड ऑफ द डे घर पे ही दे रहे हो ना, या कहीं भी जाके दे रहे हो, मगर जब तुम एक प्रॉपर माहौल में बैठे हो, जहां तुम्हें पता है कि भाई यहां पे अगर पीछे मुड़ा तो टेस्ट कैंसिल है, जहां मैं आगे गया टेस्ट कैंसिल है, तो वो एनटीएस उसके लिए बेहतरीन है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हर दूसरे महीने आप एटलीस्ट 1500 रुपए का एनटीएस का टेस्ट लाजमी तौर पर दे दो। और एनटीएस के अंदर अगर अच्छे नंबर भी आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर आते हैं भाई, मैं तो बहुत दफा बताता हूँ, लास्ट ईयर मेरे पास पोजीशन थी एनटीएस के अंदर, एनटीएस कॉन्सर्ट की जो पहली पोजीशन थी अब्दुल्ला अख्तर की, मेरा बच्चा था। इसके अलावा मेरे पास असरा फड्डू थी, उसने मार्च का एनटीएस निकाला था, और उसकी मार्च के एनटीएस का 99% 99.99 परसेंटाइल थी, 99.99 परसेंटाइल आती है 90 मार्क्स के ऊपर। तो पॉइंट इज दैट कि भाई तुम जितना अच्छा स्कोर करोगे उसमें तुम्हारा फायदा है ना। अब लेट सपोज तुम खुद सोचो, एक बच्चा है उसका एनटीएस के ऊपर ही अगर 99 परसेंटाइल आ गई, तुम्हें क्या लगता है वो फास्ट का टेस्ट देगा? वो फास्ट का टेस्ट नहीं देगा। आपका अगर एनटीएस के अंदर स्कोर 90 प्लस आ रहा है, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा फास्ट का टेस्ट, मैं बोलूंगा एनटीएस के ऊपर चले जाओ, क्योंकि भाई अगर 90 प्लस का तुम्हारा स्कोर आ रहा है ना, उसका 90 प्लस का अगर एनटीएस का स्कोर आ रहा है, तो फास्ट का टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है। फास्ट का टेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट है एनटीएस के मुकाबले में, एनटीएस तो आसान है, मजाक मस्ती में भी निकल जाएगा भाई, क्लियर है? मजाक मस्ती का मतलब ये कि भाई मजाक मस्ती का मतलब ये नहीं होता कि तुम सोचो कि मजाक मस्ती कर लूंगा पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होता। मजाक मस्ती से कहने का मतलब ये कि तुम तरीके से अगर घर पे आराम से पढ़ोगे तब निकाल लोगे एनटीएस को, इतना इशू नहीं होगा। फास्ट का टेस्ट साल में एक ही दफा हो रहा है, बात समझो, फास्ट का टेस्ट साल में सिर्फ एक दफा हो रहा है, और एक अगर उस दिन तुम्हारी तबियत खराब हो गई, भाई बहुत दफा होता है बच्चा प्रेशर के मारे, मैंने बताया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक। बच्चे को
ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, बच्चा बेहोश होने वाला हो रहा होता है, बच्चा पूरी पूरी रात जागा हुआ होता है, अगले दिन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करके आता, तो सिर्फ एक दिन है तुम्हारी का, लोग आएंगे, वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है, लोग आएंगे कामयाबी का या नाकामी का ताज तुम्हारे गले में पहना के चले जाएंगे, कि भाई अगर तो तुमने अच्छा परफॉर्म कर लिया, लोग क्या बोलेंगे, पूरा साल बच्चे ने मेहनत करी थी, वाह 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 वाह। अगर तुम उस दिन नाकाम हो गए, तुमने पूरा साल मेहनत करी थी, लोग सिर्फ आके ये बोलेंगे कि भाई जैसे ये तो निकम्मा बच्चा था, काम नहीं करता था, ये तो फुटबॉल खेलता रहता था, ये तो लड़की ऐसी थी, हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती थी। तो भाई याद रखिएगा, लोगों का पैमाना है नापने का, या आपके माँ बाप का पैमाना भी नापने का सिर्फ ये होता है एक दिन का। तो अपने आप को मुश्किल में मत डालना बेटा, अगर फास्ट की तैयारी कर रहे हो तो एनटीएस कोशिश करो दूसरे महीने का दो, क्योंकि बेटा लोग जो है ना बहुत आपको वो करेंगे, क्योंकि भाई अगर एक दिन आप फेल हो गए, सिर्फ एक दिन, कोई आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत नहीं देखता, लोग देखते हैं की पॉइंट की मेहनत को। और आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, बट ये फैक्ट है दुनिया का। वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है कि डिफीट इज ऑर्फन, सक्सेस मैनी फादर। शिकस्त जो होती है वो यतीम होती है, और जो विक्ट्री होती है, जो जीत होती है, उसके कई बाप निकल कर आ जाते हैं। तुम जब हारते हो, कोई तुम्हारे कमर पे हाथ रखने वाला नहीं होता। हो सकता है शाजो नादर माँ बाप भी कर लें, अगर माँ बाप भी ताने नहीं दे रहे, अगर माँ बाप भी ताने नहीं दे रहे। अदरवाइज जब तुम जीत के आते हो तो हर एक, अरे भाई मेरा बच्चा था, अरे भाई मैंने इसको फलानी चीज गाइड करी थी आज से 4 साल पहले, देखो भाई पोजीशन लेकर आ गया, मैंने 5 साल पहले इसको पढ़ाया था, अरे 6 साल पहले मुझसे तो पढ़ता था। तो भाई जब तुम जीत कर आते हो ना, हर कोई कामयाबी का क्रेडिट लेने के लिए आ जाएगा, और जब तुम हारोगे ना, कोई नहीं आएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, आपको इन चीजों का फैसला आज से करना है। ये जो तुम्हारे अगले जिंदगी के 6 से 7 महीने बड़े इंपॉर्टेंट दिन है, तो याद रखिएगा एप्टीट्यूड सिर्फ इन दो चीजों का नाम है। तो खैर वापस आते हैं, ये हमारे पास पर्टिकुलरली पोर्शन होते हैं। अच्छा, एक पोर्शन हो गया इंग्लिश का, एक हो गया एनालिटिकल रीजनिंग का, एक हो गया क्वांटिटेटिव का। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है बेसिक मैथ्स, सिंपल सी बात है, क्वांटिटेटिव का पोर्शन का मतलब है बेसिक मैथ्स। ये चीज भी आपको सब पढ़ाएंगे यार, सब पढ़ाएंगे आपको, और मैंने इसमें बहुत डिटेल में डाला हुआ भी है। अर्थमेटिक इसमें आ जाता है, अलजेब्रा आ जाता है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा फिर आते हैं सब्जेक्ट वाइज पोर्शन। ये नस के नेट के अंदर, एनटीएस के नेट के अंदर ये 3 पोर्शन तो यूनिफॉर्म है, हर एक के पेपर में आएंगे। फिर आते हैं फिर आते हैं सब्जेक्ट वाइज पोर्शन। अगर आपने नस्ट एनटीएस इंजीनियरिंग दे रहे हो, तो वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के 10 एमसीक्यूज होंगे। सही है ना? अगर आप प्री मेडिकल वाला दे रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होंगे। अगर आप आईसी दे रहे हो तो फिजिक्स कंप्यूटर और मैथ्स होंगे। अगर आप आर्ट्स का दे रहे हो तो इस्लामिक एथिक्स, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज होते हैं। आईकॉम के अंदर दूसरे उसके सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये बेसिक छोटी छोटी सी बातें हैं, मैंने यहाँ पे सारी की सारी बातें लिखी हुई है। देखो ये बड़ी मेहनत से फाइल मैंने क्रिएट करी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लोगों को शेयर अप कर दूंगा, इसके लिए बड़ी मेहनत लगती है बेटा। सही है ना? जो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप लोगों को मैं डाल दूंगा, या नहीं तो वीडियो अगर शेयर करूंगा तो उसमें भी सारी चीजें होंगी। अच्छा, ये सारा का सारा इसका यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भाई नेट आई का जो पेपर होता है, इंग्लिश का पोर्शन 20 एमसीक्यूज का आएगा, एनालिटिकल का 20 का आएगा, क्वांटिटेटिव का 20 का आएगा, और सब्जेक्ट वाइज 30 का आएगा, यानी कि 10 फिजिक्स के, 10 मैथ्स के, 10 केमिस्ट्री के। सही है ना? 10 10 एमसीक्यूज होते हैं, और 90 मार्क्स का टेस्ट होता है। सही है? 90 मार्क्स का होता है, फिर परसेंटाइल आपकी निकल रही होती है उससे। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एनईडी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी एनईडी। एनईडी सिंध की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जैसे यूईटी पंजाब की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वैसी एनईडी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है सिंध साइड की। पाकिस्तान का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जहां पे एनईडी का एलुमनाई ना बैठा हो। मैं आपको गारंटी से एक बात कह सकता हूं, दुनिया की कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस, दुनिया का कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जहां पे एनईडी का एलुमनाई ना हो। उसके पीछे रीजन है। देखो, जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी होती है, 100 साल पुरानी वैसे यूनिवर्सिटी है, तकरीबन 104 साल हो गए होंगे, उतनी ज्यादा उसका एलुमनाई सिस्टम होता है। एलुमनाई सिस्टम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नस्ट, इफ आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ एनईडी, तो यार मैं कल को किसी कंपनी में जाके काम करता हूं। अब कल को जब कोई नया बच्चा आएगा, तो यार मैं दो चार बातों से हंस के कर लूंगा। मैं उससे बोलूंगा, भाई अच्छा मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, कहां से इंजीनियरिंग करी थी? अच्छा तुमने कंप्यूटर साइंस नस कैस्ट्रॉल से करी है? अच्छा मैंने भी करी थी। फलाने साहब के वहां पे होते हैं? अच्छा फलाने साहब होते हैं। मैं दो चार बातें खुश के उससे कर लूंगा। तो एलुमनाई सिस्टम का बड़ा फायदा होता है दुनिया के अंदर बेटा। एलुमनाई सिस्टम पर कितना स्ट्रांग है, ये आपकी रैंकिंग बड़ा फायदा देता है आपको। तो नस का अपना टेस्ट होता है, नस के टेस्ट का, एनईडी का अपना टेस्ट होता है, उसके टेस्ट का नाम होता है प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट। ये कहलाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सही है ना? इसके अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं, और आपको 2 घंटे का टाइम अलाउ होता है। अच्छा, पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ है। बाय द वे, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे कैलकुलेटर अलाउ है। एक का नाम एनईडी है, और एक का नाम प्याज है। अभी प्याज को भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे, मगर पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ है। एक का नाम क्या है? एक का नाम है एनईडी, एक का नाम है प्याज। सही है ना? अभी प्याज को आगे जाके हम लोगों ने डिस्कस करना है, प्याज को भी डिस्कस किया नहीं है मैंने, पीआईएस होता है बाय द वे। अच्छा, अब देखो भाई, हमारे पास नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है। एनईडी के टेस्ट जो होता है ना, ये 100 एमसीक्यूज का होता है। इसके अंदर 25-25 नंबर हर पोर्शन के होते हैं। 25 मार्क्स की फिजिक्स आएगी, 25 मार्क्स की बायो आएगी, 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी, 25 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, एंड सो ऑन। यानी कि भाई मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होगा। बायो फिजिक्स कंप्यूटर, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि भाई लेट सपोज, जैसे मैंने आपको नर्स के अंदर बताया था ना, सेम काम वहां पे है कि अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो भाई आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे? फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, और इंग्लिश होगी। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी थी, तो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, कंप्यूटर,
मैथ्स और फिर इंग्लिश होगी, सही है ना। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर स्टैट्स पढ़ी थी तो फिजिक्स की जगह पे स्टैट्स आ जाएगी। अगर आपने इंटर या लेवल्स में बायो पढ़ी थी तो मैथ्स की जगह पे बायो आ जाएगी। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। एनईडी के टेस्ट के अंदर 50% जो मेरिट होता है वो इंटरमीडिएट का होता है। एनईडी के टेस्ट के अंदर 50% जो आपका इंटरमीडिएट या ए लेवल्स काउंट होता है, और एनटी टेस्ट का 50% पोर्शन है, 50% पोर्शन एनईडी के एंट्रेंस एग्जाम का आ रहा होता है। एनईडी का टेस्ट साल में 2 दफा होता है। एक दफा होगा आपके पास मई के अंदर। एनईडी का टेस्ट साल में 2 दफा होता है बेटा। एक दफा होगा मई के अंदर और एक दफा होगा जून एंड के अंदर, जुलाई स्टार्ट के अंदर। लास्ट ईयर एनईडी का जो एग्जाम हुए थे वो इन टाइम्स के ड्यूरेशन के ऊपर हुए थे। इस साल हो सकता है और पहले हो जाए। एनईडी का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था वो हुआ था 3 से लेके 5 मई के दरमियान में राउंड 1, और फिर हमारे पास हुआ था 5 से लेके 7 जुलाई के ऊपर एनईडी का राउंड 2। आप लोग सोच रहे होंगे सर हमारे फलाने भैया थे, उनका जब इंटरमीडिएट एंड हुआ था उन्होंने फिर तैयारी करना स्टार्ट करी थी। तो बेटा वो जमाने चले गए जब फाख्ता उड़ाया करते थे अब्दुल्ला साहब, तो वो जमाने अब चले गए। अब वो वाला टाइम नहीं है। अब क्या टाइम है भाई, अब आपको अपने सेकंड ईयर में रहते हुए अपने एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा आफ्टर इंटरमीडिएट ए लेवल्स, तो आपको सेकंड ईयर के साथ साथ चीजों को मैनेज अप करना है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास सारी चीज हम कवर अप कर रहे होंगे, बेसिक चंद बातें मैंने लिखी हुई। अच्छा, एनईडी की फीस बड़ी कम होती है क्योंकि एनईडी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी, बाय द वे, इसको याद रखिएगा अपने जहन में, सही है ना। अच्छा, देन हमारे पास मेहरान आती है। मेहरान अगेन सिंध की एक और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर है, इंटीरियर सिंध के अंदर मौजूद है। मेहरान का अपना टेस्ट होता है। इस टेस्ट को हम कहते हैं मेहरान इंजीनियरिंग टेस्ट, दैट इज म्यूट टेस्ट। अच्छा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसका भी सेम पैटर्न है एनईडी की तरह का कि 100 एमसीक्यूज होंगे, 120 मिनट में आपको कवर अप करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी नहीं होती, और सेम एनईडी की तरह का टेस्ट होता है। बाय द वे, मेहरान का टेस्ट आपके पास पहला राउंड होगा मई के एंड के अंदर। मेहरान का जो राउंड नंबर 1 होता है बेटा, ये होता है मई एंड के अंदर, और मेहरान का जो राउंड नंबर 2 होगा ये होता है जून एंड के अंदर, तकरीबन जून एंड के अंदर, सही है ना। मेहरान की भी 2 राउंड आ रहे होते हैं। देन कम्स द प्याज, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस, वन ऑफ माय फेवरेट यूनिवर्सिटी। अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग का शौक है, अगर आपको इस्लामाबाद जाके पढ़ने का शौक है, अगर आप चाहते हो केमिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से कवर अप करो, अगर आप चाहते हो इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर एक्सेल करो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा प्यास के बारे में। प्यास वन ऑफ माय फेवरेट यूनिवर्सिटी। बाय द वे, प्यास नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो भाई प्यास का अपना टेस्ट होता है, यूजुअली साल में 3 दफा होता है। प्यास के टेस्ट के अंदर हमारे पास 100 एमसीक्यूज होते हैं, और ये 100 एमसीक्यूज, या गलत लिखा हुआ है, ये आपको नॉर्मली 100 मिनट्स का टाइम दे रहे होते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में गलती मैंने करी हुई है, इसको चेक करना मुझे पड़ेगा, बट ये 100 मिनट्स का टेस्ट होता है और 100 आपके मिनट्स गिवन होते हैं, सही है ना। अच्छा, ओनली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ होता है। अगेन प्यास का टेस्ट बड़ा डिफिकल्ट होता है, याद रखिएगा, और इसके टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ होता है। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, जिस तरह एनईडी में अलाउ होता है, कैलकुलेटर यहाँ पे भी अलाउ है। मेहरान में अलाउ नहीं होता, फास्ट में अलाउ नहीं होता, नस्ट में अलाउ नहीं होता, किसी भी यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं होता। सिर्फ एनईडी और प्यास के अंदर पाकिस्तान में कैलकुलेटर अलाउ होता है। दाऊद में, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी, कहीं अलाउ नहीं होता कैलकुलेटर बेटा। सिर्फ इन 2 यूनिवर्सिटीज में पूरे पाकिस्तान में कैलकुलेटर अलाउ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है। बाकी यूनिवर्सिटीज में सिंपल कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। प्यास का जो टेस्ट होता है उसका पोर्शन ये लिखे हुए आपके सामने। मैथ्स आती है 30 एमसीक्यूज की, फिजिक्स के अंदर 30 एमसीक्यूज आते हैं, केमिस्ट्री या कंप्यूटर 20 एमसीक्यूज की आएगी, इंग्लिश 20 एमसीक्यूज की आएगी। प्यास का मेरिट फॉर्मूला क्या है, ये मेरिट फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्यास की एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट। नॉर्मली प्यास का टेस्ट साल में 3 दफा होता है। एक दफा सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, बाकी 2 दफा इस्लामाबाद के अलावा दूसरे शहरों के अंदर भी होता है। एक दफा इनका टेस्ट होता है फरवरी के अंदर, एक दफा इनका टेस्ट होता है मई के अंदर, एक दफा इनका टेस्ट होता है जुलाई के एंड के अंदर। प्यास का टेस्ट भी साल में 3 दफा होता है, याद रखिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा इसको। अच्छा, देन कम्स GIKI, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इसकी एक सेमेस्टर की फीस तकरीबन 4.5 लाख 5 लाख के करीब है, और जो पहला फीस वाउचर मिलता है ना मेरे बच्चों को, वो पता है कितने का मिला था? वो 9 लाख रुपए का मिला था। 9 लाख रुपए का पहला एडमिशन वाउचर मिलता है बच्चों को जिनका एडमिशन होता है यहाँ पे। मगर ये 100% स्कॉलरशिप देती है, 100%। सिर्फ इसके किरदार पे मत जाओ, इसकी खूबसूरती के ऊपर जाओ कि बेटा ये जिस बच्चे ने टॉप 20 के अंदर GIKI में आ गया ना, 100% स्कॉलरशिप देती है। और अगर आप लोगों के दिनों में बायसनेस नहीं है ना, अगर आप समझते हो नस्र और फास्ट के अलावा भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो बेटा GIKI के प्रोग्राम फास्ट से ज्यादा अच्छा है। GIKI का कंप्यूटर साइंस फास्ट से ज्यादा टॉप रैंकिंग है। बट अगेन, अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है तो मैं तो लाजमी तौर पे कहूंगा गो फॉर GIKI। एक अलग ही दुनिया एक्सपीरियंस करोगे, एक अलग ही चार्म एक्सपीरियंस करोगे KPK का साइड का, सवाबी साइड का,
और बहुत सिक्योर एनवायरमेंट है, बहुत अच्छा एनवायरमेंट है। इसके टेस्ट के अंदर सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स होती है, फिजिक्स होती है और इंग्लिश होती है, और कुछ नहीं होता, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा भाई, इसके सबसे खास बात क्या है, 120 मिनट का टाइम है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, याद रखिएगा। भाई देखो, जीआईकेआई के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, सही है ना, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, बेसिक पंक्चुएशन एरर है मेरा। इट हैज नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी करेक्ट आंसर देयर आर 2.5 मार्क्स ऑन एवरी रॉन्ग -1, यानी कि गलत करने पे एक पूरा नंबर कट जाएगा सही का, और करेक्ट आंसर करने पे आपको 2.5 नंबर मिलते हैं। करेक्ट आंसर आपका कैरी करता है 2.5, और हर गलत आंसर आपका एक सीधा सीधा सही नंबर भी काट देगा, तो ध्यान में रखिएगा। जीआईकेआई क्या 70% मैटर कर रहा है आपके पास टेस्ट, जीआईकेआई के अंदर क्या मैटर कर रहा है भाई, 75% होता था मेरे ख्याल में जीआईकेआई का, अगेन इसको मैंने अपडेट नहीं करा। जीआईकेआई के अंदर सॉरी, इस साल आपके पास 85% टेस्ट मैटर कर रहा था, ये अगेन मैंने लास्ट ईयर का रखा हुआ है, इसको चेंज कर लीजिएगा। 85% जो था ना टेस्ट का वेटेज था इस साल, 85% के करीब टेस्ट का वेटेज था, इसको मुझे एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, मगर 70% ये मैंने पुराना लिखा हुआ है। इस साल जो उन्होंने टेस्ट का वेटेज लिया था वो 85% लिया था, बाकी उन्होंने फिर इंटरमीडिएट या ए लेवल्स या फिर मैट्रिक या ओ लेवल्स होता है साथ साथ। जीआईकेआई का टेस्ट नॉर्मली हमारे पास आ रहा होता है, अल्लाह भला करे, जुलाई जून के अंदर, जून जुलाई के अंदर हमारे पास आ रहा होता है, और जीआईकेआई बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप ऑफर करती है। जो बच्चा टॉप 20 के अंदर आता है उसको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। और लास्ट ईयर अब्दुल रहमान फैसल, मेरा एक बहुत बड़ा बेहतरीन बच्चा था, वो नस का नेट का भी टॉपर था, उस बच्चे को भाई उसका उसने नस को कुर्बान किया था जीआईकेआई के लिए, बाय द वे उस बच्चे का जीआईकेआई के अंदर टॉप 10 में नाम था, उसने नस को कुर्बान किया था जीआईकेआई के लिए। जब मेरी उससे बात हो रही थी, मुझसे यही कह रहा था, सर मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल रही है जीआईकेआई से, तो वाई शुड आई गो टू एस 12, मुझे एस 12 का शौक ही नहीं है, सिंपल सी बात है। देन ऑब्वियसली कॉमसेट्स आती है, यूवीटी भी आगे चल के हमारे पास आ रही है। कॉमसेट्स का अगेन एक अपना टेस्ट भी होता है, और एनटीएस को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं कॉमसेट्स वाले। और एनटीएस अगर आपने दिया हुआ है तो कॉमसेट्स एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेमी प्राइवेट है, पंजाब साइड के ऊपर, इस्लामाबाद, लाहौर आपके कैंपसेस मौजूद हैं, कॉमसेट लाहौर भी है, कॉमसेट इस्लामाबाद भी है। अगेन कॉमसेट एक बहुत अच्छा नाम है, मैं अगेन कहूंगा कॉमसेट, जो बच्चा बैठा हुआ है मैं एक लाजमी कहूंगा एनटीएस दे दो भाई, इससे फायदा आपको यही है कि यार आपको एटलीस्ट आप इन यूनिवर्सिटी में अप्लाई लाजमी तौर पे कर सकते हो। इसके अलावा फिर कराची की एक और यूनिवर्सिटी आती है, दाऊद यूनिवर्सिटी, इनका अपना टेस्ट होता है, और टेस्ट अगस्त के अंदर लेते हैं, और इस टेस्ट को आईबीए कंडक्ट करता है, दाऊद के टेस्ट को, दाऊद की अब खुद टेस्ट नहीं लेता, दाऊद आईबीए से अपना टेस्ट दिलवाता है, और इसका टेस्ट होता है हमारे पास नॉर्मली अगस्त के एंड के अंदर, सही है ना। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी आती है, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट सबसे लेट होता है, इसका टेस्ट दिसंबर में जाके होता है, ये कराची की यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी साल में 3 दफा होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, उसको अपडेट नहीं करा हुआ मैंने, पंजाब यूनिवर्सिटी का साल में 3 दफा होता है। एयर यूनिवर्सिटी आती है, अगेन इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है, इसका एनटीएस भी एक्सेप्ट करती है, और साथ साथ ये पर्टिकुलरली हमारे पास अपना टेस्ट भी कंडक्ट कर रही होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और बाय द वे जिन बच्चों ने नस का टेस्ट दिया हुआ है, नस में अच्छे नंबर है, एनईटी में अच्छे नंबर है, या मेरान के टेस्ट में अच्छे नंबर है, आप डायरेक्टली एयर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। मुझे याद है मेरे कई शागिर्द, मुझे एक शागिर्द का याद है आज भी अपना, मुझे काफी सारे शागिर्दों के नाम जिंदगी में याद रह जाते हैं यार, जाहिर सी बात है, कोई बच्चा अगर आपसे पढ़ के गया हो तो आपको याद, नाम तो याद रहता है ना, अगर कोई फनकार हो कोई आपके, तो एक था मेरे पास अयान था, पता नहीं क्या नाम था, अरियान था शायद, अयान था, आई रिमेंबर। तो उसने एनईडी का टेस्ट दिया था, या पता नहीं मैं, हाँ एनईडी का टेस्ट दिया था, उसके एनईडी के टेस्ट में अच्छे नंबर थे, वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही थी पूरी फैमिली, तो फिर उसने एयर यूनिवर्सिटी में जाके एग्जाम करवा लिया था अपना टेस्ट। तो भाई अगर आपने नर्स का टेस्ट दिया हुआ है, या आपने यूईटी का टेस्ट दिया हुआ है, ई कैट जो यूईटी का ई कैट होता है, या आपने मेरान का टेस्ट दिया हुआ है, तो आप अगर आपको एयर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट देने की नीड नहीं पड़ती, आप एग्जाम करवा सकते हो टेस्ट को, अगर आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आपने क्लियर किया हुआ है। बहरिया का सिमिलरली अपना टेस्ट होता है भाई, सेम एनटीएस की तरह का होता है, बच्चों वाला टेस्ट होता है, मतलब बच्चों वाला, तो देखो जो मैं बच्चों वाला चीज कहता हूँ उसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चों वाला टेस्ट है, उसका मतलब ये होता है कि भाई आप कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। फिर जेबिस का अपना टेस्ट होता है, अगेन ये सेकंड टायर सेक्टर है, बट अगेन इसको मैं लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे भाई। फिर सर सैयद यूनिवर्सिटी, अगेन ये कराची की यूनिवर्सिटी है। कायदे आजम है भाई, कायदे आजम बहुत अच्छी है, कायदे आजम एंटीज भी एक्सेप्ट करती है, टेस्ट भी लेती है, कायदे आजम अगेन इस्लामाबाद की बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर हुद भाई साहब वहीं भी होते हैं मेरे ख्याल में, ऐसे ही है भाई, इस्लामाबादी कौन बैठा हुआ है, हुद भाई, ही इज अ गुड फिजिशियन बाय द वे। अच्छा देन हमारे पास यूईटी, वन ऑफ माय फेवरेट यूनिवर्सिटी, अगेन पंजाब की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने ना सिर्फ पंजाब के अंदर कदम जमाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता केपी के अंदर भी चली गई। भाई यूईटी लाहौर, यूईटी टैक्सिला, यूईटी पेशावर, बेतहाशा कैंपस है यूईटी के, सही है ना। तो भाई हमारे पास यूईटी का टेस्ट क्या होता है, यूईटी का टेस्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट। अगर आपने यूईटी के टेस्ट के बारे में समझना है तो मैंने यूईटी के पेपर भी सॉल्व कर, देखो मेरी कोशिश होती है अपने हॉराइजन को इंक्रीज करवाता जाऊं, तो भाई लास्ट ईयर के पूरे यूट्यूब के ऊपर किसी ने यूईटी के सारे पेपर सॉल्व नहीं करवाए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसके ऊपर हमेशा से वर्किंग करी है, और लास्ट के 2023 के ऑथेंटिक पेपर्स यूईटी के कहीं नहीं मिलेंगे, मैंने सारे सॉल्व करवाए थे, यूट्यूब पर डाले भी थे। मैं भाई बाकी लोग नस वगैरह पे तो मेहनत कर रहे होते, मैंने यूईटी भी बड़ी मेहनत करी थी मैंने, तो मैंने यूईटी का टेस्ट जो होता है इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है,
इनफैक्ट यूईटी के अंदर डिफिकल्टी लेवल बहुत स्ट्रिक्ट होता है। मेरे पास बच्चों को मैंने रोते हुए देखा हुआ यूईटी के लिए। उसके पीछे रीजन है, जो बच्चा यूईटी के लिए अप्लाई कर रहा होता है, मसला पता है क्या होता है? अगर आपने एक दफा ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, उस ऑप्शन को चेंज भी नहीं कर सकते। मतलब वो बच्चा आके मुझे बता रहे सर वो ऑप्शन, इस तरह का कंप्यूटराइज्ड टेस्ट था कि वहां पे मतलब सर अगर हमने एक दफा एक ऑप्शन पे टिक करके उसे मार्कअप कर दिया तो सबमिट हो गया, वो ऑप्शन उसको हम चेंज ही नहीं कर पा रहे। फिर नेगेटिव मार्किंग भी थी यूईटी के टेस्ट के अंदर। तो यूईटी का टेस्ट इज अ डिफिकल्ट वन, कि वहां पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह और वो प्रेशराइज बहुत कर देते हैं। देखो एप्टीट्यूड टेस्ट का मेन मकसद ये है कि बच्चे को प्रेशराइज करना, ताकि जो अच्छा बच्चा है उसमें से फिल्टर आउट हो सके। रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई यूईटी का टेस्ट भी साल में 2 दफा होता है। यूईटी का जो एक दफा आपका ईकेट का टेस्ट होगा, ये होगा आपका मार्च के एंड के अंदर। लास्ट टाइम मार्च के एंड में हुआ था, और दूसरी दफा ये हुआ था जून के स्टार्ट के अंदर। यूईटी के साल में 2 दफा टेस्ट हो रहे होते हैं, सही है ना? और पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ईकेट को वाइडली एक्सेप्ट करती हैं, ओपनली बता रहा हूँ। पाकिस्तान में 32 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो कि यूईटी को एक्सेप्ट करती हैं। कौन कौन सी हैं भाई, और यूईटी के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स आ रही हैं, सारी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। यूईटी में मैंने बड़ी वर्किंग करी है यूईटी के साइड के ऊपर। तो भाई यूईटी के अंदर हमारे पास कौन कौन सी आ रही हैं? यूईटी लाहौर का एक कैंपस है काला शाह काकू के अंदर, बड़ा मजे का नाम है भाई ये लाहौर का। देन यूईटी लाहौर का एक और कैंपस फैसलाबाद में है, नारोवाल के अंदर है, रचना गुजरेवाल के अंदर है। देन हमारे पास टक्सिला के अंदर है, चकवाल के अंदर है। देखो भाई बेतहाशा है। तो वो तमाम यूनिवर्सिटी जो यूईटी को एक्सेप्ट करती हैं, यूईटी के टेस्ट को सारे उन सबके नाम लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। कॉमसेट लाहौर एक्सेप्ट करता है, कॉमसेट वाक एक्सेप्ट करता है, कॉमसेट अटक एक्सेप्ट करता है, कॉमसेट साहिवाल एक्सेप्ट करता है। अगेन कॉमसेट इज ऑल्सो अ वेरी डाइवर्सिफाई यूनिवर्सिटी। अगर आप देखो ना कॉमसेट अगेन यूईटी के पास इसके कैंपस भी बेतहाशा है, सही है ना? यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है। यानी कि पंजाब की काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि यूईटी के टेस्ट को एक्सेप्ट करती है, सही है ना? सिंध की इतनी नहीं करती, पंजाब की करती है। जाहिर सी बात है, पंजाब की ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है यूईटी, सही है ना? अच्छा, ये सारी बेकार की चीजें बाद में पढ़ने के लिए। तो भाई यहाँ पे मेरी सबसे पहली चीज आप लोगों से खत्म होती है। देखो मैंने आई एम सो सॉरी यार, थोड़ा सा मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, मगर ये कुछ इंट्रोडक्शन बातें होती हैं जो मैं आपसे कवर अप करना चाह रहा था। अब मैं आपसे दो बातों को डिस्कस करूंगा। आपसे मैं दो बातों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर, कि बेटा देखो ये जितनी भी मैंने बातें करी है ना, ये इंट्रोडक्शन बेस्ड बातें। ये कौन सी बातें हैं बेटा? ये वो बातें जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा यूनिवर्सिटीज की तैयारी का। मैंने यहाँ पे कई आपसे बातें करी है, कोशिश करिएगा जो बातें मैंने आपसे करी उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। मैंने आपसे चंद बातें करी हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ दो बातों को रिकॉल करूंगा। याद रखिएगा, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स, और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स या टाइम मैनेजमेंट टैक्टिक्स, ये एप्टीट्यूड इसका नाम होता है। आप हम कल से जो क्लासेस का आगाज कर रहे होंगे, तो मेरी कोशिश होगी कल की क्लास में इधर ट्रिगोनोमेट्री से अपनी बात का आगाज करें या फिर नंबर सिस्टम से करें, ताकि हमें आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें क्लियर होती जाए, सही है ना? सेकंड नंबर के ऊपर हमेशा याद रखिएगा, हमारे पढ़ने का तरीकेकार क्या होगा। मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर मैथ्स कवर अप करवाऊंगा। आप लोगों को पर्टिकुलरली पोर्टल का एक्सेस भी बहुत जल्द मिल जाएगा। अभी आप में से जो बच्चे आज आए हैं, कल आए हैं, परसों आए हैं, उनके पास अभी तक पोर्टल का एक्सेस नहीं होगा। उनको पोर्टल का एक्सेस विद इन 2 डेज के अंदर मिल जाएगा। आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया गया, आप लाइव क्लासेस अपनी कल से ले सकते हो लिंक पे क्लिक करके। मगर जो पोर्टल होता है हमारा, जहां पे आपको तमाम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कब मिलेगा? जब आपको इन्विटेशन वहां पे एक्सेस प्रोवाइड अप कर दिया जाएगा। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर, जो भी मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा, उस लाइव क्लास की रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सही है ना? इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपके लिए अवेलेबल होगी, सही है? तो एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आप नस का नेट वन दे रहे हैं, तो मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों से बात करी है। अगर नस का नेट वन दे रहे हैं तो कोशिश करो भाई कुछ टॉपिक खुद से भी कवर अप करते जाओ। ऑल दो हमारा जो कोर्स कंटेंट होगा, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि भाई आपका मेजॉरिटी कोर्स में नेट वन से पहले निकाल रहा हूँ, मगर कोई बच्चा अगर एनईडी की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा नेट टू नेट थ्री नेट फोर की तैयारी भी कर रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। आपको हम उसके बाद भी क्लासेस दे रहे होंगे। आपका जब सिलेबस अगर मैं कवर करवाता हूँ जनवरी के एंड में, फरवरी के अंदर, तो भाई उसके बाद भी अभी क्लासेस पूरी होंगी। आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं कि देखो, आप अगर नस का नेट वन दे रहे हो, तो भाई नेट वन से पहले आपको कोई भी बंदा कंप्लीट कोर्स की कंप्लीट चीजें नहीं पढ़ाएगा। वो आपको बोलेगा भाई इंपॉर्टेंट 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 पढ़ लो। मेरी आदत नहीं है, मेरी कोशिश होती है बच्चे को कंप्लीट कोर्स कंटेंट पढ़ाया जाए। तो भाई कंप्लीट कोर्स कंटेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो नस के नेट वन के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपसे लाजमी तौर पर एक छोटी सी बात कहूंगा कि भाई आपको अगर मैंने कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग दी हुई, जो टॉपिक मैं लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूं, उसको लाइव क्लास के अंदर लो, और उसके साथ एक्स्ट्रा टॉपिक जो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको एटलीस्ट रिकॉर्डिंग से कवर अप करते जाओ। और जब आपके कोर्स की हम उसको दोबारा लाइव क्लास में पढ़ेंगे, तो वहां पे वो चीज आपकी वैसी रिवाइज अप होती जाएगी, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर, आपको हर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा। इसके अलावा जो भी मैं लाइव क्लास लूंगा, उसके अंदर साथ साथ मैं आपको उसकी टीपीपीस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। टीपीपीस का मतलब होता है टॉपिकल पास पेपर। इसके अलावा मैं आपको अपनी मैथ्स की किताब प्रोवाइड करूंगा। ये किताब बस अभी इख्तितामी मराहल के अंदर है। इस किताब का आजकल सॉल्यूशन मैं रेडी कर रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। इस किताब का आजकल मैं सॉल्यूशन रेडी कर रहा हूँ। तो ये सॉल्यूशन भी आपको विद बुक सॉल्यूशन प्रोवाइड अप कर रहा हूँ। इस किताब में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास टॉप की, उन सबके मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके
पास्ट पेपर्स के ऊपर लेक्चर डिजाइन करे हैं, और ये टॉपिकल पास्ट पेपर्स हैं। यानी कि भाई फॉर एग्जांपल, अगर मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेट सपोज, तो भाई रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से कितने क्वेश्चंस आपके पास नष्ट में आए होंगे ना, वो सारे इस किताब के अंदर होंगे। जितने क्वेश्चन फास्ट में आए होंगे वो सारे इस किताब में होंगे, जितने क्वेश्चन यूईटी में आए वो सारी किताब में होंगे, जितने क्वेश्चन एनईटी या आईबी के अंदर आएंगे सारे इस किताब के अंदर होंगे। इस किताब का बड़ा फायदा है, मैदान में जितने आएंगे सारे इसमें होंगे। इस किताब को भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, मगर इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले बता रहा हूँ। इस किताब को आजकल ये किताब की वर्डिंग तो रेडी हो चुकी है, इसका सॉल्यूशन आजकल रेडी मैं करवा रहा हूँ और खुद भी कर रहा हूँ, तो वो आजकल तकमीरी मराहल के अंदर चल रहा है। वाइल टीपीपीज आपको मेरे साथ साथ मिलते जाएंगे, जो चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे उसको आपको टीपीपी में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कल की क्लास के अंदर अगर मैं मैट्रिसेस स्टार्ट करता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैट्रिसेस स्टार्ट करता हूं तो साथ ही उसके टीपीपी अपलोड कर दूंगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर याद रखिएगा, जो भी लाइव क्लास आपकी कंडक्ट होती है, कोई भी टीचर कंडक्ट करता है, उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग विद इन 24 आवर्स के अंदर आपके पोर्टल के ऊपर आएगी, विद इन 24 आवर्स के अंदर। ये चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर हमेशा याद रखिएगा, आपके पास सपोर्ट के लिए डाउट टीम होगी। बेटा मैं जो है ना बहुत सारी जगहों पे सर फंसा के बैठा हुआ होता हूँ, सही है ना, तो आपको अगर मेरी गाइडेंस चाहिए वो भी मिल रही होगी, मगर याद रखिएगा पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आपने मिस अंबर को, आपके पास मिस अंबर अवेलेबल होंगी, नहीं तो मिस राफिया अवेलेबल होंगी, आपके ग्रुप्स के अंदर ये ऐड होंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर्स भी मिल जाएंगे। तो आपने हमेशा इनको टैग करना है, सही है ना। कोई भी आपके पास मैथ्स का क्वेश्चन आता है, इनको टैग करके पूछ सकते हो। याद रखिएगा पास्ट पेपर्स को हम लाजमी कवर अप करते हैं। मेरी क्लासेस इंटरेस्टिंग की होती हैं, देखो कवर करवाने को कोर्स मैं 20 दिनों में भी कोर्स का पूरा खींच सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतनी कुदरत दी है, जब इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं नॉन स्टॉप बेटा 1.5 घंटे बोल सकता हूँ ना, आपने देख लिया होगा मेरी बोलने की कुव्वत को, अगर मैं पिछले 1.5 घंटे में नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ ना, तो अल्लाह ने मुझे ये कुदरत भी दी है, 20 दिनों में पूरा कोर्स कवर करवा दूं। मगर वो 20 दिनों में कोर्स कवर करवाने से मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ बच्चे को जो है ना वो चल तो चलाने वाला काम होता है। मेरी कोशिश होती है हम जो भी टॉपिक पढ़ें साथ साथ उसके पास पेपर से क्वेश्चन भी कवर करें। तो आप देखोगे इंशाल्लाह क्लासेस के अंदर मैं किस तरीके से लेके चल रहा हूँ। मैं क्लासेस के अंदर कोशिश करता हूँ जो भी मेरे बच्चे आ रहे हैं उनको ना सिर्फ कोर्स पढ़ाऊं, बल्कि साथ साथ उनके जितने भी पास्ट पेपर से क्वेश्चन है टीपीपीस के, वो क्लास में भी सॉल्व करवाऊं। तो मैं कोई भी जब टॉपिक कवर करवाता हूं उसके 6 से 10 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो मेरी ये बड़ी मशहूर आदत है। इसके अलावा मैं अपने बच्चों को गिफ्ट देता हूं। आपने कभी सुना है कोई बच्चे, कोई टीचर बच्चों को गिफ्ट देते हुए? मैं अपने बच्चों से इतना प्यार करता हूं, गिफ्ट देता हूं। आपको कल की क्लास में समझ में आएगा गिफ्ट गिफ्ट का मतलब क्या है। तो मैं अपने शागिर्दों को गिफ्ट देता हूं बहुत सारे, इंशाल्लाह ताला। आप कल की क्लास में जब मिलोगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा गिफ्ट का मतलब क्या है। तो आई गेस इट्स मोर देन इनफ यार, मेरा भी गला सूख चुका है। सो या I should stop this particular class and please let me know your concerns. Please let me know your issues. Yeah, 1.5 घंटा बोलना is not a joke. So yeah, I can do that particular thing. जज़ाकल्लाह भाई, बताओ भाई क्या